तुम्हें पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया था क्यों? चलो ये कंफर्म करो कि वॉइस प्रॉपर है कि नहीं। इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ा। अच्छा सर डिफरेंस क्लियर है, क्लियर, ओके ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। आज जो हम लोग करेंगे क्लाइमेटोलॉजी में हमारा अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 10th, एंड इसमें हम करेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स। भैया आज मस्त चीज़ हुई, गलती से ज़्यादा देर सो गया और क्लास में रीशेड्यूल हो गई। ओह हो कुणाल बेटा, इसी बात पे मुंह मीठा। चलो तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और वेदर सिस्टम्स हम पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ ही लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। दिस चैप्टर हैज़ बीन डिवोटेड टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, फोर्सेज दैट कंट्रोल द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड, ठीक है, द टर्बुलेंट पैटर्न ऑफ विंड एंड द फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस। तो ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि प्रेशर डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है, क्यों चलती है पवन, ठीक है, द फोर्सेज दैट कंट्रोल द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन उनके बारे में, टर्बुलेंट पैटर्न ऑफ विंड और एयर मासेस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और इनका क्या रोल होता है साइक्लोन्स या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में, उनको भी हम देखने वाले हैं। तो लेट अस क्विकली डाइव इनटू द फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ एमबी एंड पास्कल्स, ठीक है, मिली बार और पास्कल्स में इसको मापा जाता है। एंड ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिक्स है। एज वन मूव्स अप द एयर गेट्स वेरीफाइड एंड वन फील्स ब्रेथलेस। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते जाते धीरे 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 एटमॉस्फेयर हमारा थिन होने लगता है, पतला होने लगता है। पतला इसलिए होने लगता है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो भी हैवीनेस है वो पूरी नीचे आ जाती है, ठीक है। तो एट सी लेवल द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 10132। सर पीडीएफ नहीं दिए हो आप कल सोलर रेडिएशन का? मिल तो गया होगा यार, मैंने ट्रांसफ़र तो कर दिया था। आप नोट्स का बात कर रहे हो या फिर एनसीईआरटी का? सर ऑन 3 Jan annual इंसोलेशन इज स्लाइटली मोर देन 4 July, हाउ 3 Jan इज पेरीहिलियन। तो उल्टा उल्टा क्यों होना चाहिए भाई? जब पेरीहिलियन यानी पास में है, अगर पास में है सन तो ज़्यादा इंसोलेशन मिलेगा ना, और अगर दूर है, जैसे एपीहिलियन का केस की बात करें, जुलाई का केस का बात करें, तो वहाँ पे दूर है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो बड़ा सिंपल सा है ना, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो एट सी लेवल द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें मतलब दिक्कत क्या है आस्था जी, क्यों बार बार वो कर रही हैं कॉपी पेस्ट? एट सी लेवल द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इतना 10132.3 MB, इतना थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, अगर डेटा पूछ ले। एयर सरफेस पे डेंस होती है एंड हेंस हैज़ हाई प्रेशर, ठीक है। एयर प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मर्करी बैरोमीटर और द एनोरॉइड बैरोमीटर। इन दोनों में से किसी का आंसर एनसीईआरटी की पीडीएफ नहीं आई है। एक सेकंड रुको यार, मैंने पीडीएफ भेजी तो थी, पर मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकना। दे दी थी यार मैंने, शायद अपलोड नहीं होगी, लेकिन मैं करवा दूँ, मैंने बोल दिया, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके, ठीक है। सर भी ओनली लड़कियों के नाम लेवे, भुवनेश तोमर। भुवनेश, हमारे बीच में एक लड़की पधारे हैं जो लड़के का नाम लग रहा है, लेकिन होंगे तो लड़की ही, क्योंकि मैं लड़कियों को नाम ही पढ़ता हूँ, तो भुवनेश तो फिर लड़की ही हुए क्यों? तो एनेरॉइड बैरोमीटर और मर्करी बैरोमीटर से प्रेशर मापे जाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, जो कि लिखी नहीं हुई है जनरली, लेकिन पूछ लेता है कि व्हाट इफ़ बैरोमेट्रिक जो रीडिंग होती है, ठीक है, बैरोमेट्रिक जो रीडिंग है वो सडनली ड्रॉप करें, सडनली ड्रॉप्स, एकदम से अगर ड्रॉप कर जाए बैरोमेट्रिक रीडिंग, तो ये किस चीज़ का इंडिकेशन होता है? इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ अ स्टॉर्म, ठीक है, इंडिकेशन ऑफ अ स्टॉर्म। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे
कि स्टॉर्म के संकेत होते हैं, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसमें पूछ सकता है, फिर अगर आप बाकी कोई एग्जाम देते हो तो वहाँ पर पूछ लेता है, ठीक है। प्रेशर डिक्रीज होता है हाइट के साथ, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रेशर ऑल्सो डिक्रीज विद द हाइट एट एनी। अब क्यों प्रेशर डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि जो एक कॉलम ऑफ एयर है, जो एयर मास है, वो उतना प्रेशर ऊपर नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, जिसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से सरफेस पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, ठीक है, क्लियर। एंड यहाँ लिखा है विंड विच मूव्स फ्रॉम अ हायर प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज, ये मैंने आपको कल समझाया था, पूरा समझाया था अगर आपको याद हो, ठीक है। और वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, एक बार पहले बता ही देता हूँ, वो सारी चीज़ें रिवाइज करवा ही देता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि जो वार्म एयर होती है, ठीक है, और एक कोल्ड एयर होती है, तो जो वार्म एयर होती है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि राइज करता है, ये राइज करता है, और जो कोल्ड एयर की प्रॉपर्टी होता है वो ये है कि वो सिंक करता है। अब वो राइज करेगा ऊपर की ओर, तो ऑब्वियस सी बात है जो मास ऑफ एयर जो सरफेस ऑफ अर्थ पे प्रेशर लगाना चाहिए वो तो है ही नहीं, वो तो ऊपर की तरफ जा चुका है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो क्रिएट होगा दैट वुड बी लो प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा सरफेस ऑफ अर्थ पे प्रेशर लग रहा है, जो ये सबसाइडिंग एयर है, सबसाइड कौन सी एयर करती है? कोल्ड एयर करती है, तो यहाँ पर जो क्रिएट होगा दैट वुड बी हाई प्रेशर, ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और क्योंकि यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होगा, यहाँ पे जो क्रिएट होगा दैट वुड बी सर डीबी भी दे दिया करो चैप्टर वाइज प्लीज़। बस सर मैन रोल अब वही बोलोगे सर, रोज़ एक दो दिन करते हो, लेकिन रुक जाओ बस 1-2 दिन, तुम्हें पता है ना अभी क्या सिनेरियोज़ हैं थोड़े से, तो 2-3 दिन का बस समय दो, मोहलत दो, जो भी समझो, लेकिन सारी चीज़ें हो जाएंगी यार, ठीक है। अभी जितनी चीज़ें हो रही हैं उससे कई ज़्यादा चीज़ें जो प्लान करी थी वो एग्जीक्यूट अभी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी फैटमैन लिटिल बॉय के चलते हैं। अभी 2-3 दिन में काम फिनिश ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है, मेरी साइड से भी, तो फिर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जितना आप मतलब प्रॉमिस किया था और जितना आपने सोचा था उससे ज़्यादा ही, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस, अभी तो ये समझ लो एकदम टाइटली पैक्ड चल रहा है सारी चीज़ें। तो प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही विंड चलती है, हवा चलती है। और हवा कैसे चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है हमेशा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चल रही है हवा हमेशा, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। फिर नीचे जो चीज़ लिखी हुई है दैट इज़ कि इन दी लोअर एटमॉस्फेयर द प्रेशर डिक्रीजेज रैपिडली विद हाइट, हाइट के साथ ही लोअर एटमॉस्फेयर में, लोअर एटमॉस्फेयर यानी सरफेस के नज़दीक हाइट के साथ प्रेशर बड़ी तेज़ी के साथ घटता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और कितना घटता है? तो 10 मीटर ऊपर जाओगे ना तो 1 मिली बार का जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ देखने को मिलेगा, ये डेटा याद रखिएगा कि 10 मीटर में कितना का डिक्रीज़, तो 1 मिली बार का डिक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा। सी लेवल में जो प्रेशर होता है वो भी हमने देखा 1013.25 होता है, ठीक है। वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज मच लार्जर than that of horizontal pressure gradient, but it is generally balanced by a nearly equal but opposite gravitational force। देखिए है क्या कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, हाई से लो विंड ब्लो हुई, क्या हॉरिजॉन्टल चेंज ही प्रेशर होता है क्या? वर्टिकल चेंज इन प्रेशर नहीं होता है? यहाँ पे तो लिख रहा है वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब ये पीजीएफ क्या होता है? ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या चीज़ होती है? तो ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ उसकी वजह से जिस फोर्स से विंड चली उसी को बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, समझे आप? यहाँ पे क्या हुआ? प्रेशर जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, अब जितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा और उतनी भयंकर स्पीड से विंड चलेगी। ये बोल रहा है कि वर्टिकल जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी ये बोल रहा है कि हाई प्रेशर लो प्रेशर यहाँ है, ऐसे हाई प्रेशर लो प्रेशर ऐसे भी होता है, ठीक है, वर्टिकली भी होता है। तो हवा क्या ऐसे भी चलती है, लेकिन चलती तो नहीं है, हवा चलती तो नहीं है ऐसे ऐसे, देखा आपने कि ऊपर नीचे ऐसे हवा चल रही साए साए साए, नहीं चलती है, ऐसे ऐसे चलती है साए साए, ऐसे तो साए साए नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि यहाँ पे जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऊपर की तरफ गया, ठीक है, वो बैलेंस कर लेगा कौन? ग्रेविटी। कौन बैलेंस कर लेगा? ऑपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स इसको बैलेंस कर लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एज सच कोई स्ट्रांग अपवर्ड विंड आपको देखने को नहीं मिलती हैं। वही लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको स्ट्रांग अपवर्ड विंड देखने को नहीं मिलेंगी। समझ आई बात इतनी कि क्यों आप ऊपर की तरफ उड़ नहीं जाते हैं, क्यों चीज़ें ऊपर की तरफ इस तरह से उड़ती? हॉरिजॉन्टली हवा चलती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर पे आते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज स्टडीड बाय ड्राइंग आइसोबार। आइसोबार ड्रॉ करके इनको पढ़ा जाता है। आइसोबार क्या होता है? नाम बड़ा आसान है क्योंकि हमने कल पढ़ा था किसके बारे में? आइसोथर्म के बारे में। आइसोथर्म क्या है?
आइसोथर्म है वो लाइन जो उन पॉइंट को कनेक्ट कर रही हैं जो कि सेम टेम्परेचर को दर्शा रही हैं। अब कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से कि गर्मियों के समय में यानी कि या फिर सर्दियों के समय में जनवरी के टाइम पे नदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी ही होगी, बताइए कॉन्टिनेंट में कहाँ आइसोबार मूव करेगा और ओशन में कहाँ आइसोबार मूव करेगा जनवरी के मंथ में? जल्दी से बताने का प्रयास करिए। बट सर ईगल्स तो उड़ जाते हैं भैया, वो अपने फोर्स से उड़ते हैं ना हर्षित, हवा थोड़ी ना उड़ाती उनको। जल्दी बताओ। तो आइसोबार क्या होंगे? आइसोबार होंगे लाइंस जो उन प्लेसेस कनेक्ट कर रहे हैं जिनका प्रेशर सेम हो। ठीक है, चलो कैसे हमने तो पढ़ा था, जनवरी का टाइम है। ठीक है, जनवरी मतलब सर्दी, सर्दी मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ठीक है, लैंड जल्दी से कोल्ड हो जाएगा, जल्दी से कोल्ड हो जाएगा तो मुझे इक्वेटर की तरफ भागना पड़ेगा, तो इक्वेटर की तरफ भागेगा। कॉन्टिनेंट में ये डाउन हो जाएगा और ओशन में अप हो जाएगा। ओशन में अप क्यों हो जाएगा? ओशन में अप क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो करंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम आ रहा है तो यहाँ बहुत गर्म होगा, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ओशन में अप और कॉन्टिनेंट में डाउन जनवरी के मंथ में आइसोथर्म। ठीक है, क्लियर। जुलाई में उल्टा हो जाएगा, सर्दियों मतलब ये सर्दियों का टाइम है और गर्मियों में एकदम उल्टा हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो साउथवर्ड और डाउन अपवर्ड इस तरह से नॉर्थवर्ड मूवमेंट होगा इनका। क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब आते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। और एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ये जो आइसोबार्स ड्रॉ किए जाते हैं वो लाइंस जो कनेक्ट कर रही हैं उन पॉइंट्स को जहाँ पे सेम प्रेशर है, तो जहाँ पे आइसोबार्स क्लोज होते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात कहीं ना कहीं लिखी होगी बट यहाँ पर अलग से नोट करिएगा कि जहाँ पे आइसोबार्स क्लोज होते हैं, क्लोज का मतलब है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लोज दिख रहे हैं, यहाँ पे तो नहीं दिख रहे हैं क्लोज। ठीक है, यहाँ पे क्लोज दिख रहे हैं, तो जहाँ पे आइसोबार क्लोज होते हैं वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो पीजीएफ होता है वो ज़्यादा होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज़्यादा होगा। जहाँ पे आइसोबार क्लोज होते हैं वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो विंड स्पीड होगी, ठीक है, जो विंड स्पीड होगी वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ना। वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर। सी लेवल प्रेशर की बात अगर करें तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर इन जनवरी एंड जुलाई हैज़ बीन शोन, यहाँ पर दिखाया है लेकिन पहले देख लेते हैं फिर आपको समझाता हूँ कायदे से। नियर द इक्वेटर द सी लेवल प्रेशर इज लो एंड द एरिया इज नोन एज इक्वेटोरियल लो। अलॉन्ग 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ देयर इज फाउंड हाई प्रेशर एरियाज नोन एज सब ट्रॉपिकल हाई। यहाँ पर पोल्स वो सब समझ रहे हैं अभी, ठीक है, एक सेकंड रुको, सब समझेंगे सब समझेंगे। ठीक है, इन नदर्न हेमिस्फीयर इन विंटर दे, रुक जाओ भी, ठीक है, अभी सारी चीज़ें यहाँ पर जो आपका आएगा ये हम भी देखेंगे। ग्लोबल जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है जिसमें कि हेडली सेल, फेरल सेल हम समझेंगे, वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा इक्वेटोरियल लो क्या होता है, सब ट्रॉपिकल हाई क्या होता है, पोलर लो क्या होता है, और सॉरी इक्वेटोरियल लो क्या होता है, सब ट्रॉपिकल हाई क्या होता है, और सब पोलर लो क्या होता है, और पोलर हाई क्या होता है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट दी फोर्सेज अफेक्टिंग दी वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, कि जो हवा है उसकी जो वेलोसिटी और डायरेक्शन को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। ठीक, तो ये तो आपको पता है हवा चलती क्यों है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, वो तो आपको पता है। ठीक, तो सबसे पहली जो चीज़ अफेक्ट करती है विंड की स्पीड को, दैट इज़ फ्रिक्शन। क्या अफेक्ट करती है? फ्रिक्शन अफेक्ट करती है। तभी अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो आगे ये चीज़ को देखेंगे कि सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में आपको पता है ना, तो सदर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे हवाएं जो है बहुत भयंकर स्पीड से चलती हैं। कारण उसका ये है कि यहाँ पे जो लैंड मास है, जो भूभाग है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से यहाँ की जो हवा होती है उसको फ्रिक्शन कम एक्सपीरियंस करने को मिलता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड तेज होती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या करती है? स्पीड को धीमा करेगी। हाउ डज द रोटेशन ऑफ द अर्थ अफेक्ट द विंड मूवमेंट? तो रोटेशन की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, कोरियोलिस फोर्स। ये क्या करता है? चीज़ों को या फिर हवा को राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है नदर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ की लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, क्लियर। दस द हॉरिजॉन्टल विंड्स नियर द अर्थ सरफेस रिस्पॉन्ड टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 3 फोर्सेज। एक तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का मतलब है कि कितना ज़्यादा प्रेशर का डिफरेंस है, हाई प्रेशर कितना हाई है, लो प्रेशर कितना लो है। अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो ज़्यादा फोर्स के साथ, ज़्यादा स्पीड के साथ विंड चलेगी। फ्रिक्शन फोर्स जितना ज़्यादा है उतना ही स्पीड कम हो जाएगी विंड की। और कोरियोलिस फोर्स ये क्या करता है? डायरेक्शन में इसको चेंज में हेल्प करता है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करेगा, ये इसकी विंड की स्पीड को किसी तरह से अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक?
देन आते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, द डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूसेस अ फोर्स। जो भी आपका इसमें डिफरेंस होता है इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना हाई जितना लो होगा, उसकी वजह से फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग वेयर द आइसोबार आर क्लोज, जो मैंने आपको बताया था, जहाँ आइसोबार पास पास है वहाँ पर ये आपका ज़्यादा मतलब तेज होता है, जिसकी वजह से आपकी जो विंड स्पीड होगी वो भी ज़्यादा होगी। फ्रिक्शन फोर्स ये स्पीड को अफेक्ट करता है, मैंने बता दिया। और ये क्या करता है, कॉरियोलिस फोर्स, ये रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से जनरेट होता है। कॉरियोलिस फोर्स के बारे में हमें सबसे पहले बताया था फ्रेंच फिजिसिस्ट ने, ठीक है, 1844 में। ये विंड को राइट की ओर डिफ्लेक्ट करता है नॉर्थ में, और लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करता है साउथ में, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ लैटिट्यूड के। मतलब इसका है, इसका मतलब इसका ये है, मतलब इसका ये है कि इक्वेटर पे, ठीक है, इक्वेटर पे कोई चीज़ जीरो होती है, इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है, ठीक है। ये 1 डिग्री होगा, ये 2 3 4 5 एंड सो ऑन करके 90 डिग्री पहुंचोगे, 1 2 3 4 5 करके 90 डिग्री पहुंचोगे। ये 90 डिग्री नॉर्थ है और 90 डिग्री साउथ है। तो है ये बोल रहा है कि 0 डिग्री पे 0 होगा और धीरे 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 बढ़ता जाएगा, जो कोरियोलिस फोर्स है। यही तो मतलब हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ योर डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। बात सही है। इक्वेटर पे जो कोरियोलिस फोर्स होता है, इक्वेटर पे वो 0 होता है और पोल्स पे मैक्सिमम होता है। अब इसको एक एनालॉजी से समझो, जैसे फॉर एग्जांपल वो एक झूले नहीं होते हैं, पार्क वार्क में लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है, क्लियर। तो ये ऐसे इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, ये घूम रहा है, ये तो ये भी घूम रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, घूम रहे हैं। अब तुम मुझे बताओ कि जितना, ठीक है, जितना तुम यहाँ पास में होगे उतना ज़्यादा तुम फोर्स एक्सपीरियंस करोगे, या जितना ज़्यादा दूर होगे। सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा आप दूर बैठोगे, जितना ज़्यादा दूर होगे, उतना ही भयंकर आपको फोर्स लगेगा, उतना ही भयंकर आपको फोर्स लगेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों हम जैसे ही इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, जितना हम दूर जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। इसी वजह से कोरियोलिस फोर्स यहाँ पर मैक्सिमम होगा, इक्वेटर पे 0 होगा, ठीक। अब रही बात डिफ्लेक्शन की, जैसे वो डिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पर बैठा है, ठीक है, और इसने इसको बॉल पास करी, तो क्या आपको लगता है कि ये इस तक पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी। ये या तो इधर की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगी या तो इधर की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, अगर इसको टारगेट करके ये फेंकेगा तो। क्यों? क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, जो पूरा सिस्टम है वो रोटेशन में है, जैसे हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। तो अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे फेंकेंगे इस तरह से, तो जिस हिसाब से हमारी अर्थ का रोटेशन है उस हिसाब से ये इधर की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में बात करेंगे तो लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगेन क्यों? अर्थ के रोटेशन की वजह से, ठीक है, वो लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से अगर हम कोई चीज़ मान लो यहाँ पर फेंक रहे हैं तो वो यहाँ पे ना जाके राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और सेम गोज यहाँ पर, वो यहाँ ना जाके वो लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। यही सेम यहाँ पर आपको एनालॉजी ड्रॉ करनी है कोरियोलिस फोर्स में। तो कोरियोलिस फोर्स में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला सवाल तो ये बनेगा कि भाई ये मैक्सिमम कहाँ होता है, 0 कहाँ होता है? तो 0 होता है इक्वेटर पे, पोल से मैक्सिमम होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि 30 डिग्री लैटिट्यूड पे ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स होगा एज कम्पेयर टू 20 और एज कम्पेयर टू 10, ठीक है। और किस किस पे डिपेंड करता है कोरियोलिस फोर्स? कोरियोलिस फोर्स और भी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि विंड की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, लिखा होगा यहाँ पे, वो डिग्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगल ऑफ लैटिट्यूड तो वो तुम देख चुके हैं, ठीक है। और ये आई थिंक लिखा नहीं, लिखा देख लेना अपने हिसाब से, लेकिन ये स्पीड ऑफ विंड, ठीक है, स्पीड ऑफ विंड पे भी डिपेंड करता है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी, विंड की, तो जो डिफ्लेक्शन आएगा, भाई कोरियोलिस फोर्स क्या कर रहा है? उसकी स्पीड को तो इफेक्ट कर नहीं रहा है, तो किसको कर रहा है? डायरेक्शन को। तो स्पीड जितनी ज़्यादा तेज होगी ना, उतना ही ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स लगेगा, उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, कोरियोलिस फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉल आ रही है, ठीक है, इस तरह से एक बॉल आ रही है, मैंने हल्का सा उसमें क्या किया, हल्का सा उसमें फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स एक बहुत भयंकर स्पीड से वही बॉल आ रही थी सेम, तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा ना इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि स्पीड ऑफ विंड पे भी कोरियोलिस फोर्स डिपेंड करता है। लार्जर द और ग्रेटर द विंड स्पीड, ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन,
ठीक है, ध्यान रहेगा इतना चीज़। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बताओ, तब तक हम ये देख लेते हैं। द हायर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स द मोर इज द वेलोसिटी ऑफ द विंड एंड द लार्जर इज द डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। वही जो मैं आपको बता रहा था, जितना ज़्यादा पीजीएफ होगा उतना ही ज़्यादा विंड की स्पीड होगी और उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। As a result of these two forces operating perpendicular to each other in the low pressure areas, the wind blows around it. At the equator, Collis force is zero, and the wind blows perpendicular to the isobar. The low pressure gets filled instead intensified. इसीलिए साइक्लोन जो है कभी भी इक्वेटर में देखने को नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अभी एक रिसेंटली कोई साइक्लोन आया था, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा था कि भाई जैसे हमारी एक अफ्रीकन कंट्री थी, एक थी इक्वेटर के पास लोकेटेड थी, इक्वेटर के कुछ इस तरह से यहाँ पे थी और एक यहाँ पे थी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से साइक्लोन डेवलप हुआ कि यहाँ पे तो आया वो साइक्लोन, लेकिन यहाँ पे नहीं इफेक्ट किया। क्यों? क्योंकि जब वो इक्वेटर पे पहुँचा तो वो उसका सब नलीफाई हो गया। नलीफाई सेंस में हो गया क्योंकि जब आप ये इक्वेटर क्रॉस करते हो तो कोलिस फोर्स अलग तरीके से ऑपरेट करता है, तो इसी वजह से वो नलीफाई हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। तो जोश लाओ आवाज़ में। यहाँ कोई कॉन्सर्ट चल रहा है हैं? क्यों? यहाँ कोई कॉन्सर्ट चल रहा है? सो के उठे हो गया ज्ञान पहल रहे हमको कि सर जोश में आओ। क्यों? कभी अगर ऐसा होता होगा कि आज जैसे क्लास लेने का मन नहीं, तो तुम तो ले सकते हो कि भाई ले लेंगे, शाम को ले लेंगे, कल ले लेंगे, क्या ही दिक्कत है, हैं? अभी तुम बोल सकते हो कि हाँ सर आपने भी ब्रेक आपने तो लिए, वो हमने कोई आराम के लिए ब्रेक नहीं लिए थे, ठीक है, वो काम के लिए लिए थे। नलीफाई का मतलब होता है उसको कैंसल आउट कर देना, ठीक है, कैंसल आउट कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि यहाँ पे चीज़ें लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करती हैं और वहाँ पे राइट की ओर डिफ्लेक्ट करती हैं। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ आइए, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों इक्वेटर पे नहीं बनते हैं, क्योंकि अभी आपको आगे समझने को मिलेगा कि साइक्लोन के फॉर्मेशन में कोरिलेस फोर्स का रोल होता है और इक्वेटर पे कोरिलेस फोर्स जीरो होता है, इसलिए साइक्लोन आपके इक्वेटर पे नहीं बनते हैं। ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स परपेंडिकुलर है, ये वो सब क्या लिखा हुआ था बीच में, ये भी समझ लो। अब देखो आइसोबार क्या चीज़ है? आइसोबार है वो लाइन जो कनेक्ट कर रहे हैं उन पॉइंट्स को जिनका सेम प्रेशर है। तो अलोंग लैटिट्यूड यहाँ पे मान लेते हैं जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी होगा, ठीक है, इस तरह से जो यहाँ पे है वो यहाँ पे होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो विंड तो तब चलेगी जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा, जब प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर कहाँ क्रिएट होगा? सेम प्रेशर पे, जैसे यहाँ पे प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहाँ है, तो क्या कभी विंड चलेगी? क्या कभी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्रिएट होगा? नहीं क्रिएट होगा। क्यों? पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, प्राइवेट वाले पे मिलेगा, राइट। तो क्या विंड चलेगी? नहीं चलेगी। लेकिन अब यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो विंड चलेगी। तो आइसोबार कैसा बनेगा? सॉरी, पीजीएफ कैसा बनेगा? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऐसा मतलब परपेंडिकुलर टू आइसोबार, परपेंडिकुलर टू आइसोबार बन रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई? क्योंकि ये चीज़ समझनी ज़रूरी है अगर हमें अगला टॉपिक जियोस्ट्रॉफिक विंड को समझना है। तो आइसोबार अगर ऐसे बन रहा है ऐसे, ठीक है, तो पीजीएफ कुछ परपेंडिकुलर बनेगा उसके। पीजीएफ परपेंडिकुलर ही तो बनेगा। प्रेशर ग्रेडियंट तो तभी क्रिएट होगा जब एक ज़्यादा प्रेशर पे होगा और एक कम प्रेशर पे होगा, ठीक है। इंडिया अटैक्स पाकिस्तान विद पिनाका, अच्छा कहाँ न्यूज़ पढ़ ले, देख लेते हैं तुम लोग। कोई बोल रहा था सुबह की क्लास में कि इस्लामाबाद को कैप्चर कर लिया, अल्लाह, कराची वगैरह, तो ऐसा तो उतना नहीं हुआ है, मतलब न्यूज़ चैनल वाले थोड़ा ज़्यादा दिखा देते हैं मुझे लगता है जोश जोश में। आते हैं प्रेशर और विंड पे, ठीक है। प्रेशर एंड विंड पे, द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड आर द नेट रिजल्ट ऑफ द विंड जनरेटिंग फोर्सेज। द विंड्स इन द अपर एटमॉस्फेयर दैट इज 2 to 3 किलोमीटर्स अबव द सर्फेस आर फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल अफेक्ट। आपको ये पता है कि ऊपर किस चीज़ का फ्रिक्शन लगा है? अब यहाँ हवा चल रही, घर हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ठीक है, गाड़ियाँ चल रही, तो हर चीज़ कुछ ना कुछ हवा को रोक रही है ना। खुले में हवा ज़्यादा तेज़ चलती है, और अगर कहीं घर वालों के बीच में उतनी ज़्यादा हवा नहीं, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स अफेक्ट करता है, तो इसी वजह से वो ऊपर उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता है, ठीक है। 2 to 3 किलोमीटर अबव द सर्फेस आर फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ द सर्फेस एंड आर कंट्रोल्ड बाय द प्रेशर ग्रेडियंट एंड द कोरिलेस फोर्स, ठीक है। व्हेन आइसोबार्स आर स्ट्रेट एंड व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन,
आइसोबार जब स्ट्रेट होते हैं, जब कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द कोरिलेस फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को कोरिलेस फोर्स बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से जो विंड है वो पैरेलल ब्लो करने लगती है आइसोबार के। देखना भी, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो विंड कैसे चलेगी? विंड ऐसे चलेगी, परपेंडिकुलर टू द आइसोबार। ये ऑरेंज वाली लाइन पर आइसोबार है, ठीक। अब क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स वगैरह है नहीं, ठीक है, और जितना ज़्यादा अगर आप हाई लैटिट्यूड वगैरह में जाओगे तो क्या होगा, कोरिलेस फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो कोरिलेस फोर्स क्या करेगा इसको, अभी नदर्न हेमिस्फीयर मान लेते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर है, मान लेते हैं नदर्न हेमिस्फीयर है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ें कहाँ की ओर डिफ्लेक्ट होती हैं, राइट की ओर। तो इसका राइट क्या होगा, इसका राइट ये होगा, ठीक है। तो धीरे 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 विंड ऐसे ब्लो करने लगेगी। दैट मीन्स पैरेलल टू आइसोबार्स, पैरेलल टू आइसोबार, एंड दैट काइंड ऑफ विंड इज कॉल्ड एज जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, जो आपको हाई ऑल्टीट्यूड पे देखने को मिलती हैं, ठीक है, 2 to 3 किलोमीटर्स अबव द सरफेस। ये बात समझ में आई आपको? ये आपको बात समझ में आई कि वो हवा जो आइसोबार के पैरेलल ब्लो करने लगे उसको जियोस्ट्रॉफिक विंड बोलते हैं। ये जब ऊपर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड पे एंड हाई लैटिट्यूड्स पे भी। क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से। नॉन बैच बाले स्टूडेंट्स को भी दे दो हाईलाइटेड एनसीईआरटी पीडीएफ सर। अगर उन बाले स्टूडेंट को भी दे देंगे तो वो बाले स्टूडेंट हमको ये नहीं बोलेंगे कि हमने पैसा तुमको किस बात का दिया था जब तुमने तो शुरू में तो बोला था कि ये नहीं देंगे, अब तुम फ्री में दिए दे रहे हो, तो पैसा हमने किस बात का दिया था? क्यों, तुम्हें नहीं लगता है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द विंड सर्कुलेशन अराउंड अ लो इज कॉल्ड ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन। यानी कि जब एक, सब समझ में आ जाएगा, तो एकदम प्राइमा फेसी मत नहीं नहीं हमें तो समझ नहीं है विंड सर्कुलेशन, ठीक है, अभी समझ में आएगा, साइक्लोन साइक्लोन ही पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। तो विंड सर्कुलेशन अराउंड अ लो इज कॉल्ड, यानी कि एक लो प्रेशर के अराउंड, एक लो प्रेशर के अराउंड अगर हवा घूमने लगे ऐसे घर 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 घर, तो उसको बोलते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन। खत्म बात, खत्म नहीं, अभी तो शुरू हुई है, ठीक है। जनरली ओवर लो प्रेशर एरिया द एयर विल कॉन्वर्ज एंड राइज। बोल रहा है कि लो प्रेशर एरिया में क्या होता है, ये जो विंड होती है वो कन्वर्ज करती है और इस तरह से उठ जाती है। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, सारी आगे काम आने वाली है भी। ओवर हाई प्रेशर एरिया क्या होता है, एयर विल सबसाइड फ्रॉम अबव एंड डाइवर्ज एट दी सरफेस। इस तरह से नीचे नीचे दबेंगी, जाके नीचे सिंक करेंगी, नीचे धंसेंगी और डाइवर्ज हो जाएंगी इधर उधर, ठीक है। ये क्या कर रही हैं, मर्ज हो रही हैं और उठ रही हैं, ये धंस रही हैं और डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक। सर टेलीग्राम पे आपका बैच में ला 200 कौन है? चलो भाई, तो ये चीज़ समझ में, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कॉन्वर्जेंस हो रहा है, ठीक है, इस तरह से मिलन हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रही हैं, ऊपर की अपर या डाइवर्जेंस हो रहा है, ठीक है, देन ये सिंक करेंगी एंड देन फिर यहाँ पे डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। क्लियर थी चीज़? अब आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, किन किन चीज़ों ऑफ द पैटर्न ऑफ प्लानिटरी विंड्स लार्जली डिपेंड्स ऑन latitudinal variation of atmospheric heating, emergence of pressure belt, distribution of continent ocean and rotation of the earth। ये फैक्टर्स तुम अपने ध्यान में रखना कि अगर कभी सवाल बन जाए इस पर कि प्लानिटरी विंड किन किन पे डिपेंड करती हैं, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। बाकी इन सारी चीज़ों को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये अभी भूल जाओ, अभी क्या लिखा हुआ ये भूलो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, जो ये है ये, अब ये यहाँ से तुम्हें ऐसे समझ आएगा नहीं। अब तुम चलो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे बिना चलो तुम, अभी हम उसको बनाते हैं, उसमें चलो, ठीक है। अलग से हम पेज क्रिएट करते हैं। अब यहाँ तुम आराम से ध्यान से समझना इसको, ठीक। ये हमने ड्रॉ कर दी अर्थ की सरफेस को, ठीक है। वैसे मेरे पास फीचर होगा तो इसमें शेप बनाने का, हाँ शेप का फीचर है, कोई नहीं बना लेंगे, चलो बना ही लेते हैं यार, जब मिला हुआ है फीचर, सब्सक्रिप्शन ले रखा है गुड नोट्स का, तो कुछ तो फ़ायदा उठाएंगे यार। फिर आएगा ही नहीं रहा है, कहाँ से बनता है भाई ये शेप है इसका? चलो यार बना ही लेते हैं, हाथ से ही है अपना हाथ जगन्नाथ बनेगा नहीं, रुकना। एक तो ड्राइंग जैसे ही आती है ना, अपने बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। चलो, तो ये है हमारी अर्थ सरफेस जो सेंटर पे बल्ज्ड है और पोल्स पे फ्लैट एंड है, ठीक है।
ध्यान समझना, ये इक्वेटर है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे ड्रॉ करें, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई, ये हमारा इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर है। इनकी अलग से जगह पर, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। तो यहाँ पे हंसी क्यों आ रही भाई आप लोगों को इतनी, हैं? यहाँ फोकस करो अच्छे से, ठीक है। तो इक्वेटर है यहाँ पे, और इक्वेटर पे हवा गर्म होती है, और गर्म हवा मैंने आपको बताया था राइज करती है, ठीक है। राइज करेगी, कन्वर्ज मतलब पास में आएगी और राइज करेगी ऐसे, देन अपर एयर डाइवर्जेंस होगा, ठीक। चलेगी 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 चलेगी, और क्या होगी? ठंडी हो जाएगी बेचारी, ठंडी हो जाएगी ना, चलते चलते ऊपर ऊपर ऊपर। गाना गई, चलते चलते हंसी वादियों में, ठीक है। तो चलते चलते हंसी वादियों में ठंडी हो जाएगी और गिर जाएगी। क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। थोड़ा और आगे गिरा दो अगर गिराना है तो, है वैसे यहीं गिरा देते हैं, आगे फिर और लोगों को भी गिराना है, भी उठाना है, ठीक है। क्यों गिर गई? ठंडी हो गई ना, ऊपर जाते जाते जाते, और ठंडे इलाकों में जाने लगी तो ठंडी हो गई, गिर गई। इतनी तो बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत नहीं कि भाई यहाँ पे हवा बहुत गर्म होगी इक्वेटर पे, और उस गर्मी की वजह से ये राइज करेगी इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे आओ ऊपर, तुमको तो नहीं लगता है कि यहाँ से ज़्यादा कहीं हाई प्रेशर होगा, पोल से ज़्यादा हाई प्रेशर कहीं होगा? लगता है तुम्हें? नहीं लगता होगा। तो अगर नहीं लगता है, एक सेकेंड, तो पोल्स पे तो पोल से ज़्यादा तो हाई प्रेशर कहीं होगा नहीं, तो क्या होगा? विंड ऐसे नीचे चलेगी। कि नीचे क्यों चलेगी, ऊपर क्यों नहीं उठेगी? गर्म थोड़ी ना जो ऊपर उठेगी, ठंडी है। तो ये यहाँ पे आई, ठीक है, इस तरह से आई, इस तरह से आई आई आई। जब नीचे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, तो फ्रिक्शन की वजह से और भी अदर फैक्टर की वजह से रिलेटिवली गर्म हो जाएगी, और गर्म वगैरह तो राइज करती है, हमने बचपन में पढ़ा था, राइज कर गई। ध्यान समझते रहिएगा अभी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये राइज हुआ। इसको थोड़ा हम और आगे ड्रॉ कर देते हैं सो दैट बेटर पिक्चर बने, ठीक। और इसको भी आगे और ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से राइज की यहाँ पे। अब आप मुझे बताइए, ठीक है, इसको भी आगे पहुंचा ही सकते हैं आप, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जहाँ पे एयर राइज कर रही है वो लो प्रेशर ही होगा, तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो, ठीक। इक्वेटोरियल लो। क्यों? क्योंकि वार्म एयर है और वो राइज कर रही है। यहाँ पे ये हवा सिंक कर रही है, नीचे जा रही है। अब नीचे जा रही है, कौन सी हवा जाती है नीचे? ठंडी, तो वो चली गई। अब यहाँ पे कैसा बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो रहा होगा इस सरफेस पे, क्योंकि एयर नीचे जाके दब रही है। तो इसको बोलते हैं हाई। कौन सा हाई? सब ट्रॉपिकल हाई, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स है ना, ये ट्रॉपिक्स की है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास वाले रीजन की बात हो रही, तो सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई ऐसे नीचे, ये भी आपका सब ट्रॉपिकल हाई। दिस वुड ऑल्सो बी कॉल्ड एज सब ट्रॉपिकल हाई। क्लियर? यहां पर आइएगा, जिस तरह से इक्वेटोरियल लो था, इक्वेटर से ज़्यादा तो गर्मी कहीं नहीं पड़ती होगी, उसी तरह यहाँ से ज़्यादा सर्दी कहीं नहीं पड़ती, इसको क्या बोलेंगे? पोलर हाई। पोलर हाई क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे तो हवा दबी हुई है ना, ऊपर तो उठी नहीं है, ठीक। ऊपर यहाँ उठ रही है, कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लो। लो है ये, और पोल्स पे तो नहीं है, पोल्स के पास में है, तो सब पोलर लो, ठीक। सब पोलर लो। ये बात समझ में आई कि नहीं? वही चीज़ यहाँ पे सब सारी चीज़ें हैं, वही देख लो आप, ठीक है। मैं आपको उसमें इसीलिए नहीं समझाया सो दैट कि वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आता। यहाँ पे राइज किया गया, सिंक किया, राइज किया गया। ये तो साउथ हेमिस्फीयर के, आप एक हेमिस्फीयर में ही फोकस रहो, ठीक है। ये गया, सिंक किया, यहाँ से नीचे सिंक किया, मतलब ये ऐसे धीरे धीरे नीचे जाता रहा और ऊपर उठ गया। तो ये है इक्वेटोरियल लो, ये है सब ट्रॉपिकल हाई। हाई क्योंकि नीचे ये पोलर हाई, और ये अभी हम पढ़ेंगे सब पोलर लो हो गई है। यहाँ पे जो विंड नीचे भी सबसाइड करी है, अभी देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो विंड नीचे सबसाइड करी है, ये क्या है? धीरे 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 इस तरह से चलेगी 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 चलेगी, ठीक है। और ये भी यहाँ पर जाके उठेगी। क्लियर? तो यहाँ पे भी ये उठेगी, और ये भी पूरा एक तरह से इस तरह से
सेल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। ऊपर जाते 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 ठंडी होगी, नीचे जाएगी ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक तरह से चलते 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 ठंडी होगी, सबसाइड करेगी, तो ये पूरे सेल बन जाते हैं। इस सेल को बोलते हैं हेडली सेल। हेडली सेल टेररिस्ट का नाम लग रहा है ये तो, हेडली सेल। ये है फेरल सेल और ये है पोलर सेल। ये सेल बन जाती हैं, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलार लो और पोलार हाई। सेम यहाँ पे भी वही सेम कहानी बन जाएगी, जैसे ऊपर यहाँ बनती है वैसे नीचे यहाँ पर बन जाएगी। वेन आई से सब ट्रॉपिकल हाई तो मैं बात कर रहा हूँ इन लैटिट्यूड्स की, 30 डिग्री 30 डिग्री। इक्वेटर तो पता है 0 डिग्री, पोलर तो पता है 90 डिग्री। सब ट्रॉपिकल जब मैं बात करता हूँ ना, सब ट्रॉपिकल हाई तो ये 30 डिग्री होता है। सब पोलार की बात करता हूँ तो 60 डिग्री होता है। वही सब यहाँ पे रामगाथा लिखी होगी पीछे, ठीक है। वही सारी अब और समझ लो यहाँ पे, ठीक है, और समझ लो, पूरा ही समझ लेते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, पूरा ही समझो। अब यहाँ पे विंड पैटर्न भी समझते हैं यहाँ पे, ध्यान से बस समझते रहिएगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स प्लीज़ यूज हिंदी। अच्छा, जस्ट ये कौन सा था, हेडली था, ठीक है, हेडली सेल, क्लियर। और कभी अगर पूछ ले, कभी पूछा तो नहीं है, इसको मैकेनिकल सेल बोलते हैं, ठीक है, मैकेनिकल सेल, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से बताओ मुझे, हवा कैसे चलेगी। हवा चलती है हाई से लो, यहाँ से ज़्यादा तो लो कहीं नहीं होगा, यहाँ मतलब इक्वेटर से ज़्यादा लो तो कहीं नहीं होगा, ठीक है। यहाँ हाई है क्योंकि विंड सबसाइड करी है। ध्यान से फोकस लूज नहीं करना है आपने एक तो पहले घबराना नहीं है और आपने फोकस लूज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि भाईजान आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो हाई प्रेशर हाई प्रेशर हाई प्रेशर, यहाँ से ज़्यादा तो लो प्रेशर लो प्रेशर लो प्रेशर कहीं नहीं होगा। हाँ, आपको लगता है यहाँ से तो लो प्रेशर कहीं होगा, इक्वेटर से ज़्यादा नहीं होगा। तो अब ये कुछ ज़्यादा हमने हाई प्रेशर लिख दिए, थोड़ा सा हटा देते हैं बीच में। तो क्या होगा, हाई से लो की तरफ विंड चलेगी, हाई से लो की ओर क्या चलेगी, विंड चलेगी। चला देते हैं हाई से लो, हाई से लो, ऐसे ही चलेगी ना, ऐसे ही चलेगी कि नहीं चलेगी? लेकिन ऐसे चल तो नहीं रही है, चल तो ऐसे रही है, चल तो ऐसे रही है। क्यों चल रही है ऐसा? क्योंकि हमें पता है विंड डिफ्लेक्ट करती है कोरलेस फोर्स की वजह से। हमें पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में विंड राइट की ओर डिफ्लेक्ट होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर। तो हम क्या करेंगे, ये एक्चुअल विंड ऐसे जाएगी, ये विंड ऐसे जाएगी, ये विंड ऐसे जाएगी, ये विंड ऐसे जाएगी, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर है। सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्शन होगा तो ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी। क्या मैं ड्रॉ कर दूँ ऐसे ही? क्या मैं ड्रॉ कर दूँ ये सब हटा के? ये सब हटा दूँ मैं? ये तो मैंने बस समझाने के लिए लिखा था। अब विंड का डायरेक्शन एक्चुअल में ऐसे हो जाएगा, जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, ठीक है, जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, जो ग्रीन कलर से बना हुआ है। चलो वो हाई प्रेशर में लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हाई प्रेशर हाई प्रेशर हाई प्रेशर और हाई प्रेशर, ठीक। तो विंड का डायरेक्शन ये हो गया। ध्यान ये रखना है कि विंड का जो नाम पड़ता है, हवा का जो नाम पड़ता है, वो उसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पड़ता है। कल भी ये मैंने चीज़ का जिक्र किया था कि अगर हवा ऐसे चल रही है ईस्ट के डायरेक्शन में तो उसको ईस्टर्ली नहीं बोलते हैं, वेस्टर्ली। क्यों? वो आ कहाँ से रही है, तो वेस्ट से आ रही है तो वेस्टर्ली। मज़ा आ गया। अच्छा, यहाँ से मान लो कोई विंड ऐसे चल रही तो क्या बोलेंगे इसको, बताओ जल्दी से। कोई अगर विंड ऐसे चल रही है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको नॉर्थ ईस्टर्ली बोलोगे, इसको साउथ ईस्टर्ली बोलोगे, क्या बोलोगे इसको? तो भाई ये चल कहाँ से रही है, ये क्या कौन सा है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो ये साउथ वेस्टर्ली हो जाएगी। ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में जा रही ना, आ कहाँ से रही है, ठीक है। तो अब बताओ इन हवाओं का नाम क्या होगा? इन हवाओं को मैं क्या नाम दूँ, क्या नाम दूँ, बताओ जल्दी, क्या नाम दूँ? तो ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ ईस्टर्ली। नॉर्थ ईस्ट से आ रही ना, नॉर्थ ईस्टर्ली नॉर्थ ईस्टर्ली नॉर्थ ईस्टर्ली, ठीक है। ये क्या है, ये आ रही है साउथ ईस्ट से, तो साउथ ईस्टर्ली साउथ ईस्टर्ली साउथ ईस्टर्ली। समझ में आई बात यहाँ तक? कृपया करके बताइए जल्दी से, ये समझ में आई बात?
अब मुझे बताओ, अब तुम मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से ये हाई प्रेशर है, लो प्रेशर यहाँ पे, लो प्रेशर यहाँ पे, ये कौन सा लैटिट्यूड है? 60 डिग्री वाले। कौन सा लैटिट्यूड है ये? 60 डिग्री वाले, ठीक है, 60 डिग्री वाले हैं, मैंने ये सब पोलार लो। तो यानी कि यहाँ पे तो लो होगा, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर और लो प्रेशर। तो हाई से लो की ओर वेंट चलेगी, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो चलेगी। इसी तरह नीचे भी चलेगी, हाई से लो। अभी लो क्यों हुआ है पता है ना, ये हाई है और ये लो है, विंड यहाँ राइज करी थी तो रिलेटिवली लो था यहाँ पे, ठीक है, तो सब पोलर लो बोलते हैं इसको। हो सकता है यार तुम्हें किसी का डाउट आया हो कि यार पोल्स में तो ठंडी पड़ती है, पोल्स पे तो ठंडी पड़ती है ना, आया हो डाउट कि पोल्स पे तो ठंडी पड़ती है, तो ठंडी पड़ती है, हाई है, हम मानते हैं कि ये सब पोलर लो है, और यहाँ पर हाई कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो ज़्यादा ठंडी पड़ती है, यहाँ कम ठंडी, आप बताते ठंडी है तो ठंडा ठंडा रहता है, मतलब नीचे हवा आएगी तो ज़्यादा प्रेशर होगा, जहाँ गर्म होगा क्योंकि ये इससे तो गर्म ही होगा। तो ये किस लिए तुमको समझाएं ये सब हमें, हेडली सेल फेल सेल, इसी दिन के लिए तुमको समझाएं कि ताकि तुम मुझे ये काउंटर क्वेश्चन करो कि यहाँ ज़्यादा ठंडी, यहाँ कम ठंडी है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा और यहाँ लो प्रेशर बनेगा। इसी दिन के लिए तुम्हें मैंने पढ़ा लिखा के बड़ा किया था ये हेडली सेल फेल सेल पोलर सेल, कि तुम मुझसे ये को सवाल जवाब करोगे। शर्म है तुम्हें कुछ की नहीं? समझ आई बात की नहीं, कि क्यों यहाँ पे मैंने किया? क्योंकि वो विंड चलते 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 उसकी प्रॉपर्टी कोल्ड एयर वाली हो जाती है, रिलेटिव में हम बात करते हैं, ये बात मानी कि यहाँ पे ठंडी और यहाँ पे गर्म, लेकिन हवा आप देखो ना, ऊपर चलते 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 ठंडी हो गई, यहाँ पे चलते चलते वो गर्म हो गई, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे, ठीक है। तो अब हमें पता है कि हमें डिफ्लेक्शन भी तो करवाना है विंड का। डिफ्लेक्शन कैसे करवाना है? डिफ्लेक्शन नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर करवाना है, करवा दिया। तो ये हटा दूं मैं अभी, ठीक। और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे करवाना है? सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर करवाना है। लेफ्ट क्या है इसका? ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे, तो ग्रीन वाला पार्ट मैं हटा दूं। क्या बोलोगे इसको, क्या नाम दोगे इस हवा को? नामकरण करो तुम बेटा, आज नामकरण कर तो दो तुम। ऐसे हमारी एक हिंदी वाली मैडम थी, हैं, परमार को पढ़ाई मन नहीं लग रहा, उठ तो जाओ जरा तुम, उठ तो जाओ तुम, अब सुना तो दो जरा, दोहे कुछ कबीरदास जी के, मजे दे दो। और हम तो किसी और ही दोहे, चलो यहाँ पे फोकस करते हैं अभी। तो देखो होता क्या है ना, कि ये अपर लैटिट्यूड, मतलब ऊपर लैटिट्यूड में जब आप जाते हो तो कोरिलेस फोर्स काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वही सेम चीज़, इसका बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा लगता है कि वेस्ट साइड से आ रही है, तो इनको हम वेस्टर्ली बोलते हैं, इनको हम बोल देते हैं वेस्टर्ली, ठीक। साउथ वेस्टर्ली ना बोल के वेस्टर्ली बोलते हैं इनको, क्योंकि कोरिलेस फोर्स बहुत बढ़ जाता है जैसे 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 हम हाई लैटिट्यूड पे जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। तो इनको भी बोलेंगे वेस्टर्ली, ठीक। अब यहाँ पे मुझे तुम बताओ, यहाँ पे तो हाई था, तो हाई प्रेशर है ना, हाई प्रेशर हाई प्रेशर हाई प्रेशर था, तो यहाँ पे तो रिलेटिवली लो था, सब पोलार लो एंड दिस इज पोलार हाई। तो विंड विल मूव लाइक दिस, लाइक विच, लाइक व्हाट, लाइक दिस, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो। लेकिन क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर है, तो कोरिलेस फोर्स लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट की ओर, लेफ्ट की ओर। तो मैं इसको हटा दूं, लाल वाली लाइन को, लाल वाली लाइन को, लाल वाली लाइन को, लाल वाली लाइन को, ठीक है। तो ये विंड कैसे चलेगी? विंड चलेगी ऐसे, क्योंकि कोरिलेस फोर्स बहुत भयंकर लगेगा यहाँ पे, तो ऐसा लगेगा कि भाई ईस्ट साइड से चल रही है, तो इनको ईस्टर्ली बोल देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, लेकिन क्या होगा, राइट की ओर डिफ्लेक्शन होगा, राइट की ओर डिफ्लेक्शन होगा, राइट की ओर डिफ्लेक्शन होगा, तो ये भी ईस्टर्ली कहलाएंगी, ठीक है, पोलर ईस्टर्लीज। अब यही है ना कि भाई सर ईस्टर्लीज तो ये भी थी, नॉर्थ ईस्टर्ली, साउथ ईस्टर्ली, तो इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? इनको पोलर ईस्टर्लीज बोल देते हैं, इनको पोलर ईस्टर्लीज बोल देते हैं। तो ये भी क्या है, पोलर ईस्टर्लीज। क्या आपको ये राम गाथा समझ में आई कि नहीं आई, या मैं बस ऐसे बोलता चला गया और तुम्हें कुछ समझ ना आया? ऐसा तो नहीं हुआ, समझ में तो आ गया होगा, हाँ। तो अब पीछे बढ़ जाते हैं, हेडली फेरल, ये सब समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, ईस्टर्लीज फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर कन्वर्ज इन द ITCZ,
सच सर्कुलेशन फ्रॉम दी सरफेस अपवर्ड एंड वाइस वर्सा आर कॉल्ड एज सेल, हेडली सेल, पेरेल और वो सब पढ़ चुके हैं। ठीक, अब ये ITCZ क्या होता है? तो CZ ये होता है जहाँ पर ये हवाएं मिलती हैं, कौन? नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली, जहाँ मिलती हैं, जैसे यहाँ मिल गई इक्वेटर पे, तो ये हो जाएगा ITCZ। तो क्या सर इक्वेटर पे ही मिलती है हमेशा? ऐसा नहीं है। ITCZ डिपेंड्स ऑन द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। सूरज भाई साहब जब हमारे ऊपर होंगे तो ये विंड क्रॉस कर चुकी होंगी थोड़ी सी, और इस तरह से ITCZ थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो चुका होगा। यानी कि अगर मैं ITCZ को ड्रॉ करूं इस मैप पे, तो ITCZ वुड लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। दिस इज योर इक्वेटर। हैव यू नोटिस्ड समथिंग दैट आई हैव ड्रॉन दिस ITCZ वाला पार्ट इन द नदर्न हेमिस्फीयर टू मोर ऊपर, एंड हेयर आई हैव नॉट ड्रॉन टू दैट लेस नीचे, मतलब यहाँ पर उतना नीचे नहीं जितना कि यहाँ पर ऊपर है। कैन एनी वन टेल मी द रीजन बिहाइंड इट? एनी गेसेस बाई एनी वन? ये क्यों ITCZ? कोई मैंने ऐसा नहीं कि बस गलती या फिर मैंने बस ड्रॉ हो गया है बस वहाँ ज़्यादा, मैंने जानबूझ के ड्रॉ किया है उसको ऊपर ज़्यादा, यहाँ पर उतना नीचे नहीं भेजा है उसको, क्यों? तो ये आपको समझ में आया कि ITCZ का मतलब ये नहीं कि इक्वेटर बस ये लाइन ही ITCZ होती है। ITCZ इज अ जोन, नॉट अ लाइन। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहाँ पे वो मिलती हैं उसको। समर नहीं, समर का कोई लेना देना नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पे लेना देना है लैंड मास का। ध्यान रखना कभी भी अगर कभी इस तरह से सवाल बनता है ज्योग्राफी में कि क्यों ये नदर्न हेमिस्फीयर में होता है सदर्न में नहीं होता है और वाइस वर्सा, द आंसर टू द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट कि नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज़्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है। एंड वी हैव रेड इन द अर्लियर चैप्टर दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लैंड इज लेस एज कम्पेयर टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर, जिसकी वजह से जो लैंड होती है इट हीट्स अप और वार्म्स अप रैपिडली एंड कूल्स डाउन रैपिडली। देख रहे हो, अंग्रेजी आती है बट ऐसी बात नहीं, कभी कभी फ्लो में निकलती है ना तो फिर निकल के रह जाती है। अंग्रेजी माध्यम स्कूल से पढ़ने का कुछ तो फायदा है। ठीक है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ध्यान रखना कि जो लैंड मास है वो कम है और नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है, यही रीज़न है। तो एक जोन है और ये कोई ऐसा कॉन्टिन्यूस नहीं, डिसकॉन्टिन्यूस टाइप की जोन है। क्लियर इतनी चीज़? जहाँ पर विंड क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं और ऊपर उठ रही हैं। ठीक है, इसी को ही हम ध्यान रखना डोल्ड्रम के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं को ही हम बोलते हैं डोल्ड्रम्स, डोल्ड्रम्स बोलते हैं इसको हम। ठीक है, डोल्ड्रम याद रहेगा। डोल्ड्रम क्या है? तो डोल्ड्रम मतलब वही वाला, वहीं पे आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको ITCZ देखने को मिलेंगे। क्लियर थी चीज़? बेटा अमित तिवारी इतना, अमित चौधरी का इतना डर रहे हो, मैसेज रिट्राइट क्या कर रहे हो, है इतना खौफ? तो डोल्ड्रम, ठीक है, डोल्ड्रम है ये। ठीक है, आप धीरे धीरे जब ऊपर बढ़ोगे यहाँ पर ऊपर बढ़ोगे, यानी कि जो सब ट्रॉपिकल हाई होते हैं हमारे, यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई मतलब वही 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे। ठीक है, तो ये जिनको सब ट्रॉपिकल हाई है इनको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड, अश्वच्छांश बोलते हैं। ये 30 डिग्री नॉर्थ पे आ जाओ और यहाँ पे 30 डिग्री साउथ पे आ जाओ। ITCZ शिफ्टिंग, ITCZ की शिफ्टिंग आशीष शर्मा मैं सोच रहा था मानसून में पढ़ा दूँ। शिफ्टिंग इस हिसाब से होती है कि भाई सन ऊपर जाएगा, वो सन के मूवमेंट के हिसाब से होता है। जैसे सूरज ऊपर मूव कर दिया तो वो विंड क्या है ना कि ऊपर की ओर अब मीट करेंगे, नॉर्थ ईस्टर्ली साउथ ईस्टर्ली। मैं सोच रहा था आपको ये मानसून में पढ़ा दूँ, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ। ITCZ आपको समझ में आ गया है? ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कायदे से आपको समझ में आ जाएगा। डोल्ड्रम का मतलब तो उदास होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे उदास ही होता है, मतलब कि यहाँ पर विंड की स्पीड उतनी ज़्यादा तेज होती नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसको डोल्ड्रम बोलते हैं। चलो, तो हॉर्स लैटिट्यूड की बात करें अगर हम, हाँ बेटा पढ़ लिया हमने। हॉर्स लैटिट्यूड की अगर बात करें, अश्वच्छांश इनको क्यों बोलते क्यों हैं, तो होता है मतलब नाम क्यों पड़ा इनका ये, तो इसके पीछे की ये कहानी ये है कि जो सेलर्स हुआ करते थे तब शिप से जाते थे और शिप सेल करते थे विंड के एनर्जी से, मतलब विंड की जो काइनेटिक एनर्जी उससे वो सेल करते थे। लेकिन ये वाला जो डिग्री लैटिट्यूड है ये सब ट्रॉपिकल हाई में आपको पता है कि यहाँ पर विंड सबसाइड करती है, मतलब नीचे जाती है। और इस सबसाइडिंग जो विंड होती है, जो विंड नीचे आती है वो बारिश नहीं करती है। तो बारिश नहीं करती तो यहाँ पर विंड की स्पीड भी उतनी ज़्यादा होती नहीं, बड़ी शांत माहौल रहता है। तो बेचारे यहाँ फंस जाते थे, और क्योंकि शिप में इतना लोड होता था, वो खुद लदे हुए हैं, घोड़े लदे हुए हैं, हॉर्स की ट्रेडिंग करते थे, तो फिर वो क्या करते थे, घोड़ों को वहीं फेंक देते थे। ऐसी कहावत है कि घोड़ों को वहीं फेंक देते थे, सो दैट एटलीस्ट खुद तो उनकी तो जान बचे। ठीक है,
तो हॉर्सेस भी लाइक कि मुझे क्यों तोड़ा ठीक है, तो इसी वजह से इनका ऐसा माना जाता है। ऐसे कोई कहानी पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन बस ठीक है। तो हॉर्स लैटिट्यूड इनको बोल देते हैं, जो आपके ये सब ट्रॉपिकल हाई वाले रीजन है। हॉर्स लैटिट्यूड ये हो गया और डोल्ड्रम ये हो गया। डोल्ड्रम मतलब उदासीन जो क्षेत्र होता है इक्वेटर के आसपास वाला, ठीक है। हेडली सेल, फेलल सेल आपको सब पढ़ा दिया है। ये जो चीज़ है, ये जो एंसो दैट इज़ अल्नीनो सदर्न ऑसिलेशन, अल्नीनो लानीना, ये सब मानसून में हम पढ़ेंगे, ये अभी का वो बात नहीं, ठीक है। सीजनल विंड और लोकल विंड देख लेते हैं। लोकल विंड में यार देखो, मैं लैंड ब्रीज, सी ब्रीज तो मैं पढ़ा चुका हूँ, तो वो तो मैं पढ़ाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि कल पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आपको मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे कि सी ब्रीज है, सी ब्रीज का मतलब है सी टू लैंड चल रही। क्यों चल रही है, कब चलेगी? जैसे मान लो दिन का टाइम है, तो दिन के टाइम में लैंड है, लैंड में भी हीट पड़ेगी, यहाँ हीट पड़ेगी, लेकिन जल्दी हीट अप कौन हो जाएगा? लैंड, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगी। तो यहाँ पर इंटेंस लो प्रेशर, यहाँ पर रिलेटिव हाई प्रेशर होगा। हाई से लो चलती है विंड, और जहाँ से चलती है वहाँ से उसका नाम पड़ता है। तो ये दिन का समय में सी ब्रीज चलता है, लैंड ब्रीज उल्टा होता है कि भाई दिन, ये रात का समय, रात के समय में क्या होता है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है। जो लैंड होता है वो अपना हीट को निकालता है, ठीक है। जो सरफेस है वो हीट को निकालता है, ये भी निकालेगा, ये भी निकालेगा, लेकिन ये बड़ी जल्दी निकाल देगा। जल्दी हीट अप होता है, जल्दी निकालेगा। जल्दी कूल डाउन हो जाएगा, तो मतलब रिलेटिव हाई प्रेशर, ये जल्दी से कूल डाउन नहीं हो पाएगा, तो रिलेटिव लो प्रेशर। तो हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, कब? रात में। तो रात में चलती है लैंड ब्रीज और दिन में चलती है सी ब्रीज, ठीक, क्लियर। जेट स्ट्रीम भी पढ़ेंगे। कमल खोखर क्या गद्दारी करवे। खोखर और गद्दारी से मुझे एक चीज़ याद आई कि खोखर ट्राइब ने जो है रज़िया सुल्तान और उसके हस्बैंड अल्तुनिया को मार गिराया था, गद्दारी कर दी थी। सी ब्रीज, सी, हाँ सही है। अनीश महोबिया, सर हेडली सेल में लेफ्ट, एक सेकंड, सर हेडली सेल में लेफ्ट एंड फेरल सेल वाले एरिया में राइट क्यों जाते हैं सर, इसे क्लियर कर दो प्लीज़। कहाँ? जैसे लेफ्ट जाते हैं, राइट जाते हैं, ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं आशीष जी। हेडली सेल में लेफ्ट, हेडली सेल में लेफ्ट, ये ऐसा बोल रहे हो क्या? लेफ्ट एंड फेरल सेल वाले एरिया में राइट क्यों जाता है? समझा नहीं मैं, मतलब क्या लेफ्ट राइट की आप बात कर रहे हो? जैसे ये विंड राइज करी तो एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, यहाँ पर धीरे धीरे विंड ऐसे सबसाइड करेगी नीचे, सबसाइड करके फिर यहाँ आएगी, फिर गर्म होगी, फिर उठेगी तो पूरी सेल बन जाएगी, सबसाइड करेगी, फिर इधर ऊपर उठेगी, सब सेल बन जाएगी। हाँ, एसएससी वाला भूत आ गया क्या? हाँ। प्रशांत यादव, सर मेरे दोस्त ने आपका जीके 3.0 टेलीग्राम में 250 में ख़रीदा है सर, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। तो मुझे मतलब दर्द दे रहे हो या फिर मेरी बड़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अब माउंटेन वैली ब्रीज भी समझते हैं, फिर बस आखिरी टॉपिक पे आएंगे, दैट इज़ साइक्लोन, ठीक। बस अपने धैर्य को धारण करके रखें। माउंटेन और वैली विंड्स, और नहीं होगा तो इस टॉपिक पे क्वेश्चन, क्योंकि हमारा भी टॉपिक आगे बचा हुआ है, एंड जो टॉपिक है वो है साइक्लोन्स वगैरह, ठीक है। तो साइक्लोन बचे हुए हैं, साइक्लोन हम पूरा करेंगे, और उसके बाद जो है क्वेश्चंस नहीं होगा तो कल ऐसा कर लेंगे, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग, मैंने कभी अभी आपके साथ प्राइवेट चैट भी नहीं किया है, प्राइवेट डिस्कशन नहीं हुआ है अपना बैच के अंदर, तो बैच के अंदर कल क्वेश्चन कर लेंगे और हमारा डिस्कशन भी हो जाएगा, ठीक है, कल इसी टाइम पे। ऑलराइट। फ्यूरियस रोरिंग बता दीजिए, बता देते हैं वो भी, चलो वो भी लज्ञान बता ही देते हैं, वैसे तो बताना था ही। देखो होता क्या है ना कि सदर्न हेमिस्फीयर में, अभी मैं इतनी देर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि लैंड मास कम होता है। कोई भी चीज़ पूछे क्यों होता है सदर्न में और नदर्न में क्यों नहीं होता है, तो लैंड मास कम होता है। तो इसी लैंड मास कम होने की वजह से हवा जो चलती है यहाँ पे, जो वेस्टर्ली चलती है, उसको उतना ज़्यादा फ्रिक्शन मिलता नहीं, उतना ज़्यादा घर्षण मिलता नहीं है। तो 40 डिग्री लैटिट्यूड पे, 50 डिग्री लैटिट्यूड पे और 60 डिग्री लैटिट्यूड पे जो हवाएं चलती हैं, जो वेस्टर्ली चलती हैं, उनको हम इस नाम से जानते हैं, रोरिंग 40s, ठीक है, फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s, ठीक है, श्रीकिंग 60s। तो इन नामों से जानते हैं हम 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे, क्योंकि लैंड मास है नहीं, तो बहुत भयंकर तेजी स्पीड से विंड चलती हैं। तो रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s के नाम से इनको जानते हैं, ठीक।
सर हाई प्रेशर से तो विंड 0 डिग्री की तरफ चला गया, तो फिर वहाँ पर विंड कहाँ से आया? हाई प्रेशर से तो विंड, हाई प्रेशर से विंड चला गया कहाँ पे? 0 डिग्री और, तो फिर वहाँ पर विंड कहाँ से आया? मतलब ये तो यार बड़ी वैसे टाइप है भाई, लोकल विंड्स भी होती हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं ये ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है, जो पूरे ये उसमें ब्लो होती हैं, किसमें? पूरे कॉन्टिनेंट में। इनको बोलते हैं व्यापारिक पवनें, हिंदी मतलब हाँ हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेड विंड्स। लोकल भी बहुत सारी विंड होती हैं, जैसे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज लोकल विंड है। माउंटेन और वैली विंड्स लोकल विंड है। ये जब ये हम पढ़ेंगे सब लोकल विंड है, ठीक है। अब लू है, लू ऐसे थोड़ी ना कि वहाँ से मतलब पूरा ग्लोब को कवर कर रही है, मतलब सब ट्रॉपिकल हाई से वहाँ तक जा रही है, हवा चल रही, बाहर लू चल रही है, तो लू चल रही तो क्या आई है? हवा कहाँ से आई भाई? लोकल विंड्स भी होती हैं, ठीक है। डाल देंगे प्रिंस जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे बस मोहलत दीजिए 2 से 3 दिन की, पूरा पैसा इकट्ठा करके झोला भर के आपके घर भिजवाऊंगा मैं। सिद्धि यादव जी बिल्कुल। अब यार सबसे माफ़ी मैं मांगता हूँ, ठीक है, सबसे आग्रह है, बस 2-3 दिन की मोहलत दें मुझे। सारी चीज़ें मंडे से स्ट्रीमलाइन हो जाने वाली हैं बस, ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, माउंटेन और वैली विंड्स। तो इन माउंटेनियस रीजन्स ड्यूरिंग द डे द स्लोप गेट हीटेड। माउंटेनियस रीजन में स्लोप जो है ये काफ़ी भयंकर हीट हो जाती है, तो एयर क्या है वो मूव करती अप द स्लोप, ऊपर की ओर मूव करेगी, ठीक है। एंड टू फिल द रिजल्टिंग गैप इन द एयर फ्रॉम द वैली ब्लोज अप, मतलब जो हवा है वो गैप फ्लो वो ब्लो करने के लिए वो भी उस तरह से ऊपर की तरफ जाती है। दिस विंड इज नोन एज वैली ब्रीज, ठीक है। और द कूल एयर ऑफ द हाई प्लेट्यूज एंड द आइस फील्ड ड्रेनिंग इनटू द वैली इज कॉल्ड एज कैटाबेटिक विंड। मतलब कि दिन के समय जब ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ऊपर की ओर विंड राइज करेगी, और जब रात के समय स्लोप गेट कूल्ड, क्योंकि लैंड है तो जल्दी से कूल डाउन भी हो जाएगा, तो कूल डाउन होने की वजह से जो डेंस एयर है वो नीचे की ओर डिसेंड करेगी, नीचे की ओर जाएगी। तो ये बोल रहा है जो ऊपर की ओर उठती है विंड उसको बोलते हैं एनाबैटिक। मतलब वैली ब्रीज तो है ही है, लेकिन ध्यान रखना इसको एक टर्म देते हैं एनाबैटिक। एनाबैटिक, दिन के समय स्लोप गर्म हो जाने की वजह से विंड ऊपर की ओर उठती है, ठीक है, और रात के समय यही विंड नीचे की ओर डाउन दी वैली जाएगी, ठीक है, डाउन दी वैली जाती है। द कूल एयर ऑफ द हाई प्लेट्यूज एंड द आइस फील्ड ड्रेनिंग इनटू द वैली इज कॉल्ड एज कैटाबैटिक विंड। वो अल्नीनो समझेंगे गुट्टू भैया, गट्टू भैया, मॉनसून पढ़े बिना कैसे अल्नीनो लानीना मेरे को समझा दूँ। सब कुछ एक बार जब हो जाए वो सारी चीज़ें, और उसके बाद अगर ना हो तो फिर आप मतलब कहिएगा कि हाँ ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले पूरा कंप्लीट हो तो जाने दो एनसीईआरटी, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर है। कैटाबैटिक जो नीचे जा रही डाउन दी वैली, ठीक है, और जो ऊपर की ओर आ रही वो एनाबैटिक या फिर वैली ब्रीज उसको बोलेंगे। व्हेन इट डिसेंड्स डाउन द लीवर्ड साइड, वही है लीवर्ड साइड ऑफ द स्लोप, द ड्राई एयर गेट्स वार्म्ड अप बाई एडियाबैटिक प्रोसेस। लीवर्ड साइड क्या होता है? तो एक्चुअल में होता क्या है, जहाँ पर विंड इस तरह से राइज करती है उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और जहाँ पे इस तरह से ड्रेन करती है ना तो उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, मतलब जहाँ बारिश नहीं होती है जिस साइड। अभी हम पढ़ेंगे एक तरह की बारिश होती है जिसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल एक साइड माउंटेन की तो बारिश कर देता है, दूसरे साइड नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो पाती वो सब देखेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से होता ये है कि इसको लीवर्ड साइड बोलते हैं, इसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं ये एयर मास क्या चीज़ होती है। तो व्हेन द एयर रिमेन्स ओवर अ होमोजेनस एरिया, यानी कि जब एयर एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है, ठीक है, तो वो, ठीक है, जब एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है वो एयर, ठीक है, और वो वहाँ की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है। मतलब कहीं पे भी रहेगी, अगर गर्म एरिया में रहेगी तो गर्म हो जाएगी, ठंडे एरिया में रहेगी तो ठंडी हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे भी वो एयर रहेगी वहाँ की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है, और उसी को हम बोलते हैं एयर मास, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को कि एयर मास क्या चीज़ होती है? तो फॉर एग्जाम्पल कि जहाँ से भी विंड पास कर रही है वहाँ की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगी, और वही प्रॉपर्टी वो शो करेगी, उसी को एयर मास बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। द एयर विद द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड एज द एयर मास। इट इज डिफाइंड एज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, यानी कि उतना हॉरिजॉन्टल वेरिएशन उतना रहता नहीं है टेम्परेचर और मॉइस्चर में, ठीक है। द एयर मासेज आर कैरेक्टराइज अकॉर्डिंग टू द सोर्स रीजन। सोर्स रीजन का मतलब है वो कहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है, वो कहाँ की प्रॉपर्टी को शो कर रही है। तो पहला तो एक वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस,
ठीक है, तो वहाँ की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है। तो ऐसे हमारे 5 मेजर रीजन्स हैं, 5 मेजर सोर्स रीजन्स हैं। एक तो वार्म सब ट्रॉपिकल, ठीक है, वार्म ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशंस, वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स एंड परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट्स। तो ये 5 इस तरह से हमारे रीजन्स बनते हैं। क्लियर है। लेकिन फ्रंट पढ़ाने से पहले, या तो चलो अब इसको लास्ट में ही देख लेंगे। एक्चुअल में लोकल विंड है, ये मुझे पढ़ा देना चाहिए था पहले ही, मतलब एयर मास से पहले ही, लेकिन अब हम एयर मास में घुस चुके हैं तो इसी को पूरा ध्यान से समझ लेते हैं पहले। ठीक है, अब ये फ्रंट क्या होते हैं? तो जब 2 एयर मासेज अलग अलग प्रॉपर्टी के मिलते हैं तो फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बाउंड्री जोन बिटवीन देम इज कॉल्ड एज फ्रंट। जैसे कि यहाँ से ठंडी हवाई, यहाँ से गर्म हवाई, ठीक है, जब दोनों का जहाँ पर मिलन होगा वहाँ पर फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रंट क्या है? जहाँ पे 2 एयर मासेज मिलते हैं उसको फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, उसको फ्रंट बोलते हैं। क्लियर है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रंट: कोल्ड, वार्म, स्टेशनरी एंड ऑक्लूडेड। कोल्ड, वार्म, स्टेशनरी और ऑक्लूडेड। स्टेशनरी का मतलब है कि जब फ्रंट जो है रुका रहे, वो मूव ना करे, तो दैट इज कॉल्ड ए स्टेशनरी फ्रंट। व्हेन द कोल्ड एयर मूव्स, ठीक है, व्हेन द कोल्ड एयर मूव्स टूवर्ड्स द वार्म एयर, उसको कोल्ड फ्रंट बोलते हैं। जब ठंडी हवा गर्म के पास चल के जाए तो कोल्ड फ्रंट। जब गर्म हवा, ठीक है, कोल्ड के पास चल के जाए उसको वार्म फ्रंट बोलते हैं। और ऑक्लूडेड फ्रंट वो होता है जब ठंडी हवा आए और गर्म हवा आए और ठंडी हवा उठा के दे मारे, फेंक दे ऊपर की ओर। किसको? गर्म हवा को। क्योंकि भाई क्यों वो वही क्यों उठा के फेंकेगी? क्या गर्म हवा नहीं उठा के फेंक सकती? नहीं, क्योंकि ऊपर उठने की प्रॉपर्टी गर्म हवा की होती है, नीचे बैठने की प्रॉपर्टी ठंडी हवा की होती है। तो ठंडी हवा ऊपर नहीं जाने वाली है, गर्म हवा जाएगी। तो ठंडी जा रही है। अब एक को तो ऊपर जाना पड़ेगा भाई, एक को तो ऊपर जाना पड़ेगा, रास्ता देना पड़ेगा। तो कौन ऊपर उठेगा? जो वार्म एयर होगी। तो इसी फ्रंट को बोल देते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। इफ एन एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस इट इज कॉल्ड एज ऑक्लूडेड फ्रंट। ठीक है। द फ्रंट अकर इन मिड लैटिट्यूड्स। मिड लैटिट्यूड्स में ही फ्रंट क्यों देखने को मिलते हैं? व्हेन आई से मिड लैटिट्यूड, उसका मतलब क्या होता है? मिड लैटिट्यूड का मतलब होता है वही आपका 30 से 50 के बीच वाला जो एरिया मिड लैटिट्यूड में आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से ठंडी हवा भी आएगी, यहाँ से गर्म हवा आएगी, पोल्स से ठंडी हवा आएगी और यहाँ से इक्वेटर से गर्म हवा आएगी। अब इक्वेटर में थोड़ी ना यहाँ फ्रंट बनना है यार, तुम खुद सोचो, यहाँ पे तो गर्म ही गर्म है। गर्म और ठंडे का मिलन होना चाहिए तभी तो फ्रंट बनेगा। सिंपल सी बात है कि नहीं है? अगर गर्म ही गर्म हवा है, ठंडी ठंडी हवा है, तो कहाँ से फ्रंट बन जाएगा? अलग अलग प्रॉपर्टी के अलग अलग एयर मासेस मिलने चाहिए, तो वो मिड लैटिट्यूड में आपके मिलेंगे, मिड लैटिट्यूड में मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर फॉर्मेशन होगा फ्रंट का। क्लियर है? इसीलिए आपको मिड लैटिट्यूड्स में देखने को मिलेंगे। क्लियर? इसी की वजह से बनते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, साइक्लोन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। साइक्लोन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ट्रॉपिकल और एक होते हैं टेम्परेट। ठीक है, टेम्परेट। ध्यान से समझने, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ध्यान समझना। ठीक है, बिल्कुल योगेश जी वो इनफ है। ठीक है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो ये बड़ा आसान है ये गेस करना कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन किसको बोलते होंगे, टेम्परेट किसको बोलते होंगे। क्यों? क्योंकि जो ट्रॉपिक्स में आएगा ये 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री साउथ है। तो यहाँ पे जो आपके साइक्लोन्स आएंगे उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलेंगे, और यहाँ पे जो साइक्लोन आएंगे, जो टेम्परेट एरियाज में जो साइक्लोन आएंगे, यहाँ पे जो ग्रीन वाला एरिया है, उनको हम टेम्परेट साइक्लोन बोलेंगे। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन को ही हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी बोल देते हैं, ट्रॉपिक से बियॉन्ड। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल किन साइक्लोन को बोलते हैं? टेम्परेट वालों को बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? समझ में आई इतनी बात कि यहाँ पर जो क्या बन रहे हैं वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट साइक्लोन बन रहे हैं। अब यहाँ पे जो साइक्लोन बनते हैं वो फ्रंटोजेनेसिस की वजह से बनते हैं। फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है? जो फ्रंट का फॉर्मेशन हुआ उसी को फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। जेनेसिस मतलब किसी चीज़ का बनना, तो फ्रंटोजेनेसिस की वजह से बनते हैं। और फ्रंट क्यों बनते हैं? क्योंकि जब गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती तो फ्रंट बनते हैं। फ्रंट किसी भी तरह का हो सकता है, वार्म, कोल्ड, ऑक्लूडेड। तो जब फ्रंट बनते हैं तो क्या होता है, और कोरिलेस फोर्स अपना रोल प्ले करता है, तो ये हवा मतलब घूमती है और उसकी वजह से साइक्लोन बनता है। और ये क्योंकि फ्रंट की वजह से बना है, तो और 2 तरह के मैंने बताया, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल का जो बनने का तरीका होता है इसका वो अलग होता है, टेम्परेट का बनने का तरीका अलग होता है। टेम्परेट का आप पढ़ चुके हैं अभी, क्या
फ्रंटोजेनेसिस इज द मोड ऑफ फॉर्मेशन और इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बिल्कुल क्रेजी मफिन जी सफिशिएंट है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसको मैं यहीं पे पॉज करूंगा, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं पॉज करूंगा और अभी आएंगे हम सीधे ट्रॉपिकल साइक्लोन पे, ठीक है, फिर वापस आएंगे उस पर भी। हम ये जानते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन किस तरह से बनते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, द कंडीशंस फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर। तो कौन कौन सी कंडीशंस फेवरेबल हैं फॉर्मेशन और इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के? तो पहली बात तो ये है कि समुद्र में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान होना चाहिए। इससे आप एक बात क्या सीखे कि हाई लैटिट्यूड पे तो नहीं बन सकता ये, क्योंकि वहाँ पे तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा नहीं समुद्र में। प्रेजेंस ऑफ द कर्लिस फोर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए। यानी ये बात भी तय है कि यार ऊपर नहीं बनेगा तो इक्वेटर पे भी नहीं बनेगा, क्योंकि इक्वेटर पे कर्लिस फोर्स 0 होता है, यानी कि इक्वेटर से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे बनेगा। स्मॉल वेरिएशन इन दी वर्टिकल विंड स्पीड, यानी विंड जो वर्टिकली विंड चल रही है, वर्टिकल विंड स्पीड, उसमें उतना वेरिएशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फॉर्म नहीं कर पाएगा अच्छे से जिस हिसाब से उसका फॉर्मेशन होता है। तो अगर वर्टिकली बहुत ज़्यादा विंड चलेगी इस तरह से तो उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, वो डिसिपेट कर जाएगा। एक प्री एग्जिस्टिंग, पहले से एग्जिस्ट करता एक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन होते रहने चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा हवा घूम रही हो, अपर एयर डाइवर्जेंस हो, अपर एयर जो है डाइवर्जेंस हो अबव द सी, यानी ऊपर की ओर जो है विंड इस तरह से डाइवर्ज करे। तो ये होते हैं जो आपके कंडीशंस फेवरेबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक। अब होता क्या है कि इन तरह के साइक्लोन में टावरिंग बड़े बड़े लंबे चौड़े क्यूमुलो निम्बस क्लाउड पड़ते हैं। आई थिंक अच्छा हमने भी क्लाउड नहीं पढ़े, अगला ही टॉपिक जो होगा हमारा जो मंडे को कर रहे होंगे वो वही होगा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो कंडेंसेशन पढ़ेंगे। तो क्लाउड भी एक फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन ही होता है, तो उसमें हम डिफरेंट टाइप के क्लाउड पढ़ेंगे। तो क्यूमुलो निम्बस क्या होता है अभी मत समझो, ठीक है, अगर समझ में आता तो समझ लो, नहीं तो हम जब तक क्यूमुलस क्लाउड निम्बस क्लाउड नहीं पता होगा तब तक क्यूमुलो निम्बस, ठीक है, ऑल्टोसिरस और ये सब नहीं समझ में आएगा आपको। तो क्यूमुलो निम्बस वो होते हैं जो बड़े भयंकर, मतलब जिनमें बड़ा वर्टिकल डेवलपमेंट होता है, यानी कि वर्टिकली बहुत डेवलप हो जाते हैं, ऐसे क्लाउड को क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बोलते हैं, बहुत भयंकर बारिश करते हैं, ठीक है। तो विद कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सी द स्टॉर्म इज फर्दर स्ट्रेंथेंड। यही रीजन है कि सी में ही क्यों साइक्लोन बनते हैं। ट्रॉपिकल वाले, टेम्परेट वाले जो होते हैं वो सी और लैंड दोनों में बन जाते हैं, क्योंकि हवा कहीं भी मिल जाएगी गर्म और ठंडी, तो वहां पर फ्रंटोजेनेसिस हो जाएगा और साइक्लोन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो उसको सप्लाई ऑफ मॉइस्चर चाहिए जो कि लैंड में नहीं मिलेगी, जो समुद्र में मिलेगी। इसी वजह से ये समुद्र में ही बनते हैं, क्योंकि सप्लाई ऑफ मॉइस्चर इनको चाहिए, वही उनका एनर्जी का सोर्स है वो। द प्लेस वेयर अ ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रॉसेज द कोस्ट इज कॉल्ड एज लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। का मतलब होता है जैसे ये है साइक्लोन यहाँ बना, आंध्र प्रदेश में उड़ीसा में हिट किया तो उसको लैंडफॉल बोलते हैं, खत्म। ये तो बड़ी आसान सी बात है, ठीक है। द साइक्लोन्स विच क्रॉस 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, वो रिकर्व और भयंकर घूमते हैं, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं फिर वो, ठीक है, क्योंकि उतना ही ज़्यादा उन पर कोरेलिस फोर्स लगता है और उसकी वजह से वो जैसे ही 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्रॉस करेंगे वो बहुत भयंकर डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, तभी मैंने रंग रखा है। जैसे ये पूरा है ना, ये पूरा कि भाई क्या कंडीशंस फेवरेबल हैं, ये पूरा रटा हुआ होना चाहिए। किस तरह के क्लाउड बनते हैं ये रटा हुआ होना चाहिए, क्यूमुलो निम्बस बनते हैं, ठीक है, और लैंडफॉल क्या होता है साइक्लोन का, और किस डिग्री लैटिट्यूड को क्रॉस करेंगे तो बहुत भयंकर इंटेंसीफाई हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रीमिंग रुक रही है, वीडियो कट रही है, ये कैसे हो रहा है ये पता नहीं यार, 2-3 दिन से क्यों हो रहा है ये। वहाँ पे SSC वाली क्लास में भी होता है। कितने लोग एक्सपीरियंस हो रहा है, कितने लोग एक्सपीरियंस हो रहा है। अ मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग स्पाइरली सर्कुलेटिंग विंड अराउंड द सेंटर कॉल्ड द आई। तो यहाँ पर बहुत भयंकर स्पाइरल टाइप विंड बनती है, इसको बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। ये जो आई होता है ना, डायमीटर ऑफ द सर्कुलेटिंग सिस्टम कैन वेरी, मतलब इसका डायमीटर इतना होता है 150 से लेकर 250 किलोमीटर। ये जो आई होता है ये सेंटर ऑफ द साइक्लोन होता है, साइक्लोन का जो बीच वाला हिस्सा है। ये काम और सबसाइडिंग एयर, काम है शांत और सबसाइड कर रही है। सबसाइड करती हुई एयर कभी भी बारिश नहीं करती है, क्योंकि उसके पास मॉइस्चर नहीं होता। मॉइस्चर तो ये हवा जो ऊपर उठेगी वो उठा के ले जाएगी, मॉइस्चर को बादल बनाएगी और तब बारिश करेगी। कभी भी नीचे सबसाइडिंग वाली जो एयर होती है वो बारिश नहीं करती है। इसी वजह से जो सेंटर होता है साइक्लोन का, जिसको कि आंख बोलते हैं, आई बोलते हैं, वहाँ पर बारिश का कोई स्कोप नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कोई भी क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है,
जैसे कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर साइक्लोन इस तरह से है, ये घूम रहा है, यहाँ पर लैंडफॉल कर रहा है, तो ये बारिश करेगा पहले। जैसे इसका आई वाला पार्ट आएगा तो बारिश आप एक नोटिस करिएगा अगर आप कोस्टल स्टेट में रहते हैं, ठीक है, नहीं भी रहते हैं तो भी, तो जब साइक्लोन लैंडफॉल मारता है तो बारिश करेगा। एक तो कंपनी वाले और दिमाग खराब किए रहते हैं। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन विजिबल? भाभी की नहीं तो भाऊजी की कॉल है, मतलब किसी की कॉल भाई। प्रमोशनल में वो कॉल था, एक प्रमोशनल कॉल था, प्रमोशनल था। चलो भाई, हाँ सब दिख गया? क्या दिख गया? कुछ नहीं दिखा तुम लोगों को, कंपनी वालों का था काम। चलो भाई, तो यहाँ फोकस करते हैं आई पे, ठीक है। आग होती साइक्लोन की, आई होती साइक्लोन की, ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर आप देखो, ये देखो आप, ठीक है, ये आग है साइक्लोन की। यहाँ पे कोई क्लाउड का फॉर्मेशन है? नहीं है। यहाँ पर है आपके, ठीक है, आई वॉल पे, यहाँ पर आपका फॉर्मेशन होगा क्यूमुलो निम्बस क्लाउड का, क्योंकि यहाँ पर आई में सबसाइडिंग एयर होती है, ठीक है, क्लियर है? अब हम थोड़ा सा आते हैं इस पे एक्स्ट्रा टॉपिकल, और ये रोटेट कैसे करते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये रोटेट कैसे करते हैं वो आपको समझा रहा हूँ। टाइम यही होगा ना, आज देर हो गई। चलो भाई, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो भी साइक्लोन होते हैं वो लो प्रेशर के अराउंड बिल्ड करते हैं, चाहे वो आपका ट्रॉपिकल हो चाहे टेम्परेट हो, वो लो प्रेशर के अराउंड ही बिल्ड करते हैं। ध्यान समझिएगा ध्यान से, ठीक है, अभी यहाँ पे फोकस करो। हाँ, तो लो प्रेशर है, यहाँ हाई, यहाँ पे हाई प्रेशर है। विंड कैसे चलती है? हाई से लो। मैंने आपको क्या बताया, लो, जो भी साइक्लोन बनता है, चाहे वो कोई भी साइक्लोन हो, ट्रॉपिकल चाहे टेम्परेट, वो हमेशा बिल्ड्स अराउंड अ लो प्रेशर, ठीक है, अराउंड अ लो लिखता है वो। लो का मतलब ही होता है लो प्रेशर, ठीक है। 6 बजे क्लास है, बस रुक जाओ बस, ठीक है, 10 मुश्किल से 5-10 मिनट का है बस, ठीक है। तो लो से हाई से लो विंड चलती है, क्लियर? इस तरह से चला दी मैंने। अभी नदर हेमिस्फीयर है तो क्या होगा, राइट की ओर डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये मैं हटा दूं, ये वाला सीधा जो स्ट्रेट एरो है उनको हटा दूं, ठीक। तो इस तरह से मूव कर रहा है, लेकिन 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 इसकी वजह से यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, विंड जो यहाँ की ओर डिफ्लेक्ट करी, जो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हुआ, इसको फिल करने के लिए दीज विंड्स वुड मूव हेयर, क्योंकि जो वैक्यूम वाला जो सक करने वाला जो फोर्स है वो कलेस फोर्स को ओवरराइड कर जाएगा, और इस वैक्यूम को फिल करने के लिए विंड्स इस तरह से यहाँ पर मूव करेंगी, जिसकी वजह से कैसे मूव कर रहा है आप एक्सपीरियंस करो। ऐसे नहीं मूव कर रहा है, ऐसे मूव हो रही ना विंड। ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना है आपको कि साइक्लोन जो होता है वो नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। लिखा है पीछे वही जो मैंने डब्बा बना था एक, ये कहाँ गया भैया, कहाँ गया ये? साइक्लोन जो है नदर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज, उसी को समझा रहे हैं बस आपको हम। उसी को समझा रहे हैं। तो सदर्न हेमिस्फीयर में समझाने की तो जरूरत नहीं, वो क्लॉकवाइज बनेगा। एक जो एंटी साइक्लोन होता है वो हाई प्रेशर के अराउंड बिल्ड होता है। तो ये कैसे मूव करेगा? हाई प्रेशर के अराउंड बिल्ड होता है तो हाई सेंटर पे होगा, लो साइड में होगा, लो प्रेशर साइड में होगा, लो प्रेशर साइड में होगा। अब इसकी वजह से होगा क्या, हाई सेंटर पे, लो यहाँ पर किनारों में है। नदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, उत्तरी गोलार्ध की, ठीक है। तो पहले तो हाई से हम लो को विंड चला देते हैं, अब उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है तो राइट की ओर डिफ्लेक्शन होगा।
राइट की ओर डिफ्लेक्शन होगा, राइट की ओर डिफ्लेक्शन होगा, राइट की ओर डिफ्लेक्शन होगा, हाई से लो है तो राइट की ओर डिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ तो कोई वैक्यूम वैक्यूम नहीं है, यहाँ कैसा कैसा मूवमेंट हो रहा है, ऐसा मूवमेंट हो रहा है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। देख लो एंटी साइक्लोइन जो है क्लॉकवाइज जाता है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न में एंटी क्लॉकवाइज। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस एक याद कर लेना है कि साइक्लोन नदर्न में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, बस सब अपने आप याद हो जाएंगे तुम्हें। अगर साइक्लोन नदर्न में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो सदर्न में क्लॉक घूमता होगा, और अगर साइक्लोन नदर्न में एंटी घूमता है तो एंटी नदर्न में क्लॉक घूमेगा, और सदर्न में एंटी क्लॉक घूमेगा। सिंपल। तो एक का याद कर लो एक हेमिस्फीयर में, अपने आप बात खत्म। अब हम आखिरी चीज जो देखने जा रहे हैं, जो यहाँ पे लिखी हुई है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैं उसको समराइज कर रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पे लिखी होगी और इसको भी देख लेंगे। यहाँ पे सब लिखा होगा डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, मतलब पीछे लिखा हो कहीं पे, जहाँ भी लिखा हो, ठीक है। डिफरेंस नोट करना, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन में क्या होता है, ठीक है। ये है आपका ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल और ये है टेम्परेट। अब जल्दी से तुम मुझे बता दो जो तुम्हें पता है डिफरेंसेस। पहला, कैन ओरिजिनेट्स ओवर सी ओनली, समुद्र में। ये ओरिजिनेट्स ओवर बोथ लैंड एंड सी, समुद्र और जमीन दोनों में। ये जो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ पढ़ लेंगे, ठीक है। एनर्जी बहुत हाई होती है, तो इसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन होता है, इसका डिस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे एनर्जी लो, डिस्ट्रक्शन लो, ठीक। यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है आपको पता है फ्रंटोजेनेसिस की वजह से होता है, फ्रंटोजेनेसिस की वजह से। यहाँ पे क्या होता है, वीक एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया अराउंड हमने देखा था इन सी, बाकी हमने फेवरेबल कंडीशन तो देखी थी उसकी। फिर ये क्योंकि एनर्जी बहुत हाई होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं होती, लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है जल्दी जल्दी नहीं आता है, बहुत जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं कि रोज रोज आ रहा है, लेकिन इसकी एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल वाला हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ये हाई फ्रीक्वेंसी का जल्दी जल्दी आता है और डिस्ट्रक्शन कम करता है। एंड द लास्ट डिफरेंस इज दैट दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट से वेस्ट मूव करता है। वहीं टेम्परेट की अगर बात करेंगे तो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिक्स में आता है, यानी कि यहाँ पर आएगा, यहाँ पे क्या चल रही हैं, ईस्टर्लीज चल रही हैं, तो उसको वो ईस्ट से वेस्ट की ओर लेके जाएंगे। तभी तो जब इंडिया में साइक्लोन यहाँ बनता है बे ऑफ बंगाल में, तो ये ऐसे ऐसे आता है, हिट करता है यहाँ पे। वहाँ क्यों नहीं चला जाता है? क्योंकि यहाँ पर ईस्टर्लीज चल रही हैं, तो ये ईस्ट से वेस्ट की ओर लेके जाएंगी। और यहाँ पर आ जाओ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, यानी कि जो हाई लैटिट्यूड पे, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर वेस्टर्लीज चल रही है, जिसकी वजह से वो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करेगा। कौन? टेम्परेट वाला। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी को? तो ये वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करेगा, क्लियर है यहां तक? आइए फाइनल टॉपिक देख लेते हैं, लोकल विंड, जो लोकली ब्लो होती हैं, ठीक है, पूरे कॉन्टिनेंट में नहीं ब्लो होती हैं, लोकली ब्लो होती हैं, ठीक है। सर साइक्लोन तो आगरा में बहुत बोलते हैं, भूत, सर साइक्लोन को आगरा में भूत बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे आओगे, चिनूक को हम स्नो ईटर के नाम से भी जानते हैं। चिनूक इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्नो ईटर, बर्फ़ को खा लेने वाली, ठीक है, हवा होती है ये ब्लेजार्ड्स होते हैं, ठीक है, ठंडे एकदम बर्फीले तूफान होते हैं। पैम्पेरो अर्जेंटीना में चलती है, ऐसे याद कर लो। पंपास अर्जेंटीना ग्रासलैंड होते हैं, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा आगे देखेंगे। तो पंपास ग्रासलैंड है, पंपेरो ये, ठीक है, ये सब याद नहीं करने हैं। हरमट्टन, ये गल्फ ऑफ गिनिया में ब्लो होने वाली वार्म विंड है। जैसे चिनूक स्नो को खा रही है, तो भाई गर्म ही होगी, तभी तो स्नो को खा रही है, ठीक है, ये वार्म विंड होती है। हरमट्टन, सिरोको, खमसिन सब वॉर में ही है, ठीक है। खमसिन कहाँ ब्लो हो रही है? खमसिन ब्लो हो रही है इजिप्ट में, ठीक है। हरमट्टन को, ठीक है, हरमट्टन को डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, डॉक्टर विंड, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को शो करती थी, इसकी वजह से लोगों की थोड़ी बीमारी सही हो जाती होंगी, तो हरमट्टन डॉक्टर विंड। खमसिन इजिप्ट में ब्लो हो रही है, और सिरोको जो है ब्लड रेन कॉज करती है। ब्लड रेन मतलब ये लाल रेन थोड़ी सी कॉज करती है, क्योंकि सारा डेजर्ट है यहाँ पे, सारा डेजर्ट की धूल लेके जाएगी, मेडिटेरियन सी से पानी उठाएगी, और यहाँ पे जब बारिश करती है तो वो उसी की वजह से इसको क्या बोल देते हैं, इसी की वजह से इसको बोल देते हैं क्या, इसी की वजह से इसको बोल देते हैं
की ब्लड ड्रेन कॉज कर रही है। फोइन, FOEHN इसकी स्पेलिंग होगी। फोइन विंड जो होती है ये ड्राई और वार्म विंड होती है, ठीक है, वार्म एंड ड्राई विंड होती है ये, ठीक है। और ये एक कैटाबैटिक विंड है। कैटाबैटिक का मतलब है डाउन स्लोप विंड है ये, लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन की डाउन स्लोप विंड है ये, डाउन स्लोप विंड है, यानी कि लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन में तुमको देखने को मिलेगी ये। कौन से माउंटेन रेंजेस हैं जरा बताओ यहाँ पे, कौन से हैं? ए से नाम शुरू होता है। बोरा और मिस्त्राल दोनों ठंडी हैं, दोनों ही कोल्ड विंड है। याद ऐसे रखो, बोरा 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 डालना पड़ता है भैंसों और जानवरों के ऊपर ठंडियों में, तो ठंडी हवा बोरा और मिस्त्राल, ठीक है। तो आल्प्स जो माउंटेन है, ठीक है, तो सदर्न आल्प्स में वो ब्लो होती है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। देन यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर आपको इंडिया में पता है लू, और लू क्यों चलती है कल बताया था। ए से नाम शुरू होता है, बताओ। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट। और यहाँ पे ब्रिक फील्डर ध्यान रखना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर ठंडी हवा है, ये ब्रिक फील्डर ठंडी हवा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और क्या, और एक सेकेंड, ब्रिक फील्डर तो गर्म होगी ना, ऊपर से चल रही है। ब्रिक फील्डर तो ऊपर से चल रही है नीचे की ओर, तो गर्म हवा होगी ना कि ठंडी। इट इज़ अ वार्म ड्राई विंड, वार्म ड्राई विंड है ये, ठीक है। एंड लू तो पता ही है यार, वार्म विंड है। लू के थपेड़े भी आप में से काफ़ी लोगों ने खाए होंगे, क्यों? सभी ने खाए होंगे, काफ़ी लोग क्या। बाकी ये सब नहीं याद करना, काका बुरान और बुरान, इतनी ध्यान रखनी है बस, ठीक है। रीजन ही पूछेगा, रीजन पूछता है, और वार्म कोल्ड पूछता है कि वार्म है कि कोल्ड है, और रीजन पूछेगा कहाँ पे ब्लो होती है। एटलस माउंटेन का, एटलस यहाँ पर पड़ते हैं आपके, यहाँ पे अफ्रीका में। साइक्लोन की नेमिंग यहाँ पे लिखी हुई है, उसको भी देख ही लेते हैं लगे हाथ, जो मैंने छोड़वा दिया था, क्योंकि पहले तो साइक्लोन आता कि वो हमें समझ में आना चाहिए, फिर साइक्लोन की नेमिंग हमें पता होना चाहिए। तो साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशन, मतलब कि साइक्लोन को साइक्लोन ही बोलते हैं इंडियन ओशन में। कोई हमारे पास इतना फालतू का टाइम नहीं कि आओ बेटा साइक्लोन तुम्हारा नामकरण करें। हमारे बच्चे हो रहे हैं भाई, बच्चों का नामकरण करेंगे, तुम्हारा करेंगे, हैं। साइक्लोन को कोई साइक्लोन ही बोलते हैं। एटलांटिक ओशन में जाओगे हरिकेन बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं वेस्टर्न पैसिफिक में, साउथ चाइना और वेस्टर्न पैसिफिक में, विली विली बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। आपको फिर से चलो मैप बना के देख लेते हैं, ये मैप बना होगा ना यहाँ पे, उसी में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये अटलांटिक है, यहाँ पे हरिकेन, ठीक है। ये वेस्टर्न पैसिफिक है, ये वेस्टर्न पैसिफिक है, साउथ चाइना सी टाइफून, यहाँ पे विली विली, यहाँ पे साइक्लोन ही ठीक लगते हो तुम बस, ठीक है। तो ये नामकरण है इसका, जो हमें पता होना चाहिए। हाँ सर, एक बात सुनो मेरी, फिर समझाते रहना। वर्ल्ड मैपिंग भी करवाओगे? हाँ वर्ल्ड मैपिंग भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे भाई, सब कुछ करवाएंगे। चलिए भाई, तो थैंक यू सभी को, धन्यवाद। और यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में करोगे, और कल जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे ये वाले भी, और यूपीएससी के क्वेश्चंस, क्योंकि आज तो टाइम नहीं है, 1.5 घंटे पहले हो गए, ज़्यादा लोडेड हो जाएगा लेक्चर, फिर वैसे भी लेट शुरू हुआ था। तो कल इसी टाइम पे हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे इसी टॉपिक और जो भी डिस्कशंस हैं वो करेंगे कल, ठीक है। जो भी बातचीत है वो सब वहीं करेंगे। एमिनेम वाला रैप सुना दो सर आज भी। रोज़ रोज़ थोड़ी ना, तो निकलता है अंदर से, ऐसे थोड़ी ना कि नहीं नहीं आज वो हो गया, वो तो निकल आता है कभी कभी। सर एक बार ग्राफ बता दो बिटवीन टू एक्स ओवर ऑफ करमवीर सिंह राठौर। कल हो बैच में कि नहीं हो करमवीर तुम? बदल दी सा, क्योंकि यार कॉल आ रहे हैं, वही फैट में लिटिल बॉय के चलते। तुमको तो बस एक ही लगता है। इतना बेकार सिस्टम है, जब जरूरत होती है फोर्स तब भी, तब छुट्टी से। वो ओशन करंट है। ब्रेक फील्ड भाई वार्म है, वार्म बताया होगा मैडम। चलो भाई, चलो चलो चलो, ठीक है। और ये थंडरस्टॉर्म और टॉर्नेडो में, चलो बता ही देते हैं इसके बारे में। देखो थंडरस्टॉर्म कुछ नहीं होता है, लोकल स्टॉर्म होते हैं, ठीक है। स्मॉल एरिया में आते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। इंटेंस कन्वेक्शन मॉइस्ट हॉट डेज, जब बहुत गर्मी होती है तो वहाँ पर थंडरस्टॉर्म राइज करते हैं राइजिंग एयर से। इंटेंस कन्वेक्शन ऑन मॉइस्ट हॉट डेज, ठीक है। इट इज़ करेक्टराइज बाई राइज वार्मिंग एयर, जब यही हवा नीचे की ओर आ रही हो, नीचे की ओर आ रहा, डाउन ड्राफ्ट हो रहा हो, ठीक है, ठंडी हवा का,
उसी को टॉर्नेडो बोल देते हैं। यहाँ पे देखो, ये है टॉर्नेडो। ठीक, इस तरह से जो ट्रंक होता है, यानी कि सूंड होती है उसकी एलिफेंट की, उसकी तरह लगता है। ठीक है, इस तरह का बनता है। ठीक है, ट्रंक की तरह लगता है, इसको टॉर्नेडो बोलते हैं। ठीक है, टॉर्नेडो होता है। थंडरस्टॉर्म क्या होता है? थंडरस्टॉर्म राइज वार्मिंग एरिया से बनता है। टॉर्नेडो ये बनता है कोल्ड सबसाइडिंग एरिया जैसे। ठीक है, द टॉर्नेडोज ओवर सी आर कॉल्ड एज वाटर स्प्राउट। इस पर क्वेश्चन भी आया था अभी कि वाटर स्प्राउट क्या होते हैं। तो टॉर्नेडो जो समुद्र में आते हैं उनको वाटर स्प्राउट बोलते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके। वीडियो जल्दी आएगा एक्चुअल में, उसी के वजह से रिस्पेक्ट में कॉल आया था, कंपनी का कॉल था। चलो ठीक है, थैंक यू सभी को, धन्यवाद।